नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आशीषा हैं और इसके अलावा डिम्पी कालरा भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। बाजार में कल की बड़ी तेजी के बाद आज भी संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है और अमेरिकी बाजारों में भी कल तेजी लौटी है। एक अच्छी चीज और हुई है, हालांकि एफआईसी खरीदारी का क्वांटम जरूर है, लेकिन 23 दिनों की लगातार बिकवाली पर जो कैश में चल रही थी उस पर ब्रेक लगा है और उसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं कि अच्छे आंकड़े आए हैं। सवाल यह है कि क्या बाजार की जो कल की तेजी है वो जारी रहेगी और क्या अब बाजार धीरे धीरे फिर से 24,000 के लेवल को रीगेन करने की तरफ बढ़ रहा है? यह बड़ा सवाल है, इसका जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। साथ ही नतीजों की भी लंबी फहरिस्त है, एफएनओ की करीब 7-8 नतीजों आज आने वाले हैं, उस पर भी नजर रहेगी। ट्रेड वॉर थोड़ा सा एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चीन ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है अमेरिका पर। इसके क्या मायने हैं, क्या इंप्लीकेशन है, इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले आपके सामने वो 4 बड़े संकेत 4 तस्वीरों के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर रखेंगे और उसके बाद एक एक चीजों पर आगे हम चर्चा करेंगे और आपके लिए हम ट्रेड के लिए भी ढेर सारे मौके जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। तो टेक शेयर में कल हमने तेजी देखी, एनवीडिया में, अमेजोन में, एएमडी के शेयर में, और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास नेस्डेक बंद हुआ है। 262 अंकों के आसपास की तेजी नेस्डेक में रही और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो लोअर लेवल से करीब 225 अंकों के आसपास की रिकवरी डाउ जोन्स में भी हमने देखी है। गिफ्ट निफ्टी आज 23,840 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। एफआईएस की 23 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगी है। हालांकि कैश में कल छोटी सी खरीदारी का आंकड़ा है 809 करोड़ रुपए का, बट ये छोटी सी खरीदारी सेंटिमेंट के लिहाज से कितनी बड़ी हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। टाइटन के कमजोर नतीजे आए हैं, हालांकि ब्रोकरेजेस का जो भरोसा है टाइटन के शेयर पर वो बरकरार है, लेकिन टाटा पावर, टोरेंट पावर के मिले जुले नतीजे हैं, इस पर भी आगे हम शो में चर्चा करेंगे। आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी और आरबीआई की पॉलिसी में, जो कि शुक्रवार को आएगी, उसमें रेपो रेट में 0.25% कटौती की उम्मीद करके स्ट्रीट चल रहा है। इकोनॉमिस्ट 76% इकोनॉमिस्ट का मानना है कि रेट कट आ रहा है। एक और ट्रिगर बाजार के लिए बनेगा, वो है दिल्ली का चुनाव। आज वोटिंग हो रही है 70 विधानसभा सीटों पर और 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी कि आज से 3 दिन के बाद। तो ये कुछ ट्रिगर है बाजार के लिए। 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी फोकस करेंगे। सबसे पहले एशियाई बाजारों की बात करें तो कई दिनों की छुट्टी, लूनार न्यू ईयर की छुट्टी के बाद चीन के बाजार फिर एक बार खुले हैं आज और एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही है। लेकिन अभिषेक, अमेरिकी बाजारों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ। 3 देशों पर टैरिफ्स लगाए गए, फिर कुछ रोल बैक्स किए गए, रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी लगाए गए, लेकिन अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए। अमेरिकी बाजार कल तो हर निशान में बंद हुए, लेकिन आज जो फ्यूचर से थोड़ी सी नरमी के संकेत दे रहे हैं और उस नरमी के पीछे वजह यह है कि आफ्टर मार्केट आर में अल्फाबेट के नतीजे आए, यानी कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उनकी क्लाउड से आय करीब घटी है, अनुमान के मुताबिक नहीं रही है। और एक और चिंता यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भारी भरकम वो निवेश कर रहे हैं, तो निवेशक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि अच्छा उससे फायदा मिलना कब शुरू होगा। 8.5% का कल तगड़ा कटा है, उसके चलते हम फ्यूचर्स में कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि कल का आप सत्र देखेंगे तो डाउ जोन्स, नेस्डेक, S&P 500 में मजबूती ही रही है, करीब 1.25% के आसपास तक की, और नेस्डेक और डाउ जोन्स दोनों दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हुए। एक जो टेंशन बाजार के लिए है वो है ट्रेड वॉर की। आप जैसा बता रही हैं कि टैरिफ लगाए गए, रोल बैक हुए, लेकिन रोल बैक तो है कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ जो टैरिफ लगे थे उसमें चाइना को राहत नहीं दी अमेरिका ने, और इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि चीन की तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ, यानी कि बदले की भावना से टैरिफ लगाए गए हैं। और यूएस से इंपोर्ट होने वाला कोयला, एलएनजी पर 15% टैरिफ लगा है, कच्चे तेल पर भी टैरिफ लगा है 10% का, जो फार्म इक्विपमेंट होते हैं उस पर 10% का, कुछ सर्टेन कार, ट्रक और कुछ क्रूशियल मटेरियल्स पर भी चीन ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो ये टैरिफ वाली चीजें थोड़ी सी देखते हैं कि कितनी डिस्टर्ब करती है। हालांकि चीन के बाजार लूनर न्यू ईयर की लंबी छुट्टी के बाद आज खुले हैं, वहां पर हम कोई खास डिस्टर्बेंस देख नहीं रहे हैं। हाँ, हांगकांग का जो बाजार है हैंगसेंग, वहां पर 200 अंकों के आसपास की गिरावट आज जरूर देखने को मिल रही है। अमेरिका में अगर अन्य संकेतों की हम बात कर लें तो आज वॉल्ट डिज्नी के नंबर आएंगे, उबर के नतीजे आएंगे और एडीपी प्राइवेट पेरोल के भी नंबर्स आज रिपोर्ट होंगे और आईएसएम सर्विसेज इंडेक्स के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। चाइना में निकेई में लगातार दूसरे दिन तेजी है, हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। आज चाइना के सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े भी आएंगे, ये भी फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर एस्केलेट हो रहा है, कम से कम दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं
चीन और अमेरिका उनके बीच में, तो लोग थोड़े सेफ हेवन डिमांड की तरफ जा रहे हैं। सोने में बाइंग हमने देखी है, रिकॉर्ड जो बना है, नया रिकॉर्ड है सोने का $2879 प्रति औंस का। और दूसरी तरफ क्रूड में भी लोअर लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट है। उसकी वजह यह है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान पर यूएस कुछ सख्ती कर सकता है और ईरान के एक्सपोर्ट को डिसरप्ट करने को लेकर कुछ फैसले ले सकता है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड को सपोर्ट है, $76 के आसपास की प्राइसेस हैं। डॉलर इंडेक्स 108 के नीचे आया है और 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड है वहां पे भी हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं, 4.51% की ट्रेजरी यील्ड है। गिफ्ट निफ्टी संकेत ठीक ठाक दे रहा है। तो ओवरऑल हम कहें तो कोई ऐसे डिस्टर्बिंग चीजें नहीं है। एक ट्रेड वार वाली चीज को आप छोड़ दीजिए, बाजार उस पर कोई खास रिएक्शन वैसे भी नहीं दे रहे हैं, बाकी चीजें ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी आज मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। अब आते हैं एफआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर। 23 सत्र की हमने लगातार बिकवाली देखी और जनवरी में भी जो बिकवाली का आंकड़ा था 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। कल ये देखिए 800 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज नोटिस करने वाली यह है कि आप ना स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े को भी देखिए, वहां पर जो बाइंग है वो है 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें 5,000 करोड़ रुपए की एफआईज की तरफ से बाइंग है। इसको कैसे देखें, कैसे समझें और क्या एफआईज लौट आएंगे, सस्टेनेबिलिटी हम देखेंगे आगे आंकड़ों में। डिम्पी इस पर आपका क्या व्यू है, इन आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो आपको कई दिन से बात रखते भी आए हैं और अलग अलग एग्जाम्पल स्टोरीज़ के ज़रिए भी सारी बात बताते आए हैं। करण अर्जुन की स्टोरी हो, आपके पीठ पे कपड़े हों, एकोमोलेशन हो, ना जाने ऐसे कितने ही तरीक़ों से हमने आपके सामने आपकी बात रखी और वो आज प्रूव होती हुई दिख रही है। तो हमें तो कम से कम काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप देखेंगे, अब आप कह रहे हैं कि 23 सत्रों के बाद एफआईज आए हैं। कल हमने एक जब 10% का नंबर आया था तब भी आपके सामने बोला था कि मैं नेशनल टीवी में बोल रहा हूँ, आप मत सुना करो किसी की बात। 10% पे आप मत सुनो किसी की भी बात। कोई आपसे कुछ भी कहता हो, जब भी एफआईज की होल्डिंग 10% पे आ जाए, एक राउंड की बाइंग 100% करनी चाहिए। उसका रिवॉर्ड 4 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, सेम डे मिल जाए, 1 घंटे के बाद मिल जाए, पता नहीं, बट आपको 10% ऑफ द एफआईज होल्डिंग पे आप इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता जब आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो कल वो हिस्सा था। कल मार्केट में जिनका ट्रेड बना उन्होंने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया। 23 सत्रों के बाद जो रकम आई वो 800 करोड़ की है। देखा जाए तो कम है, देखा जाए तो कम है, बट हाँ, कहते हैं ना, प्यासे को तो एक घूंट भी पानी पिला दो तो उसको ऐसा लगता है कि अमृत समान है। कुछ कुछ वैसा ही कल एफआईज के नंबर्स को देख के सब लग रहा था। कल आप यकीन नहीं मानेंगे, ट्विटर पे सबसे ज़्यादा अगर किसी मार्केट के हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हो रही थी वो इसी एफआईज के 800 करोड़ रुपए की बाइंग की हो रही थी। देखिए, नंबर तो छोटा है। कल शॉर्ट कवरिंग भी हुई है मार्केट्स के अंदर और ये शॉर्ट्स ना केवल काफ़ी हद तक डीआईज ने कवर किए होंगे क्योंकि उनकी होल्डिंग्स भी कम हुई है, बल्कि कुछ हद तक एफआईज की भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। कैसे पता लगा सर? ये कैसे पता लगता है कि शॉर्ट्स कवरिंग हुई है और उसमें एफआईज का पार्टिसिपेशन है? आप देश के सिर्फ 5 बड़ी कंपनीज या 6 बड़ी कंपनीज को उठा लो। आप उठाओ रिलायंस इंडस्ट्रीज को, एचडीएफसी को, एलएनटी को, टीसीएस को, इन्फोसिस को, एचयूएल को, इन सब 6 बड़ी कंपनीज के जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, सबका सब चेक कर लो, सबके इंट्राडे चार्ट चेक करवाओ। आपको खुद से पता लग जाएगा कल का पार्टिसिपेशन एबनॉर्मल इन नेचर लग रहा था। सभी शेयरों में, सभी दिखाओ, जितने जितने मैंने नाम लिए हैं, आप इसमें से मेरे को एक भी शेयर ऐसा नहीं दिखा पाओगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है। तो ये बात तो सच्ची कि जब सारे मेजॉरिटी वाले शेयर्स जिनके पास वेटेज बहुत ज़्यादा है और जो एफआईज के पसंदीदा शेयर हैं उन सब में कुछ ना कुछ तो कल हलचल थी और बड़ी हलचल के लिए एफआईज पार्टिसिपेशन होता है। 800 करोड़ रुपये कैश में आया और इसके अलावा प्लस 16% की एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग हो चुकी है। 16% एफआईज लॉन्ग होल्डिंग है, अब 10% से बढ़कर 16 हुई हैं अभी। और एक और चीज़, अभी तो बॉस शुरू ही नहीं हुआ कुछ। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं? पहले आपको मैं एक जरा चार्ट दिखाता हूं, फिर मैं आपको एफआईज पे लेके वापस चलूंगा। एक बार जरा मेरा चार्ट निफ्टी वाला स्क्रीन पे जो मैंने लगा रखा है यहाँ पे, एक बार जरा वो दिखाइए। तो आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे लाके खड़ा किया हुआ है और इस जंक्शन के अगर पार पहुंचे तो आप बहुत बढ़िया से मूव दिखाएंगे। ये निफ्टी का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डॉटेड लाइन ये स्लोपिंग बताती है और ये एवरेज का जंक्शन है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है और ये पूरी मंदी है, ये पूरी मंदी अक्टूबर से लेके अब तक की है।
ये 3 महीने का कार्यकाल है जो आपने मंदी के जरिए देखा, बार बार अटेम्प्ट हुई बट वो फेल होती हुई अटेम्प्ट है, फाइनली फिर से एक और अटेम्प्ट है। अगर ये शूट कर गया तो ट्रस्ट में इस तरह से शूट करेगा और फिर आप 24,000 25,000 के लेवल आराम से भी देख लेंगे। और अगर शूट नहीं हुआ तो ये वापस उसी जगह को वापस टेस्ट करने के लिए पहुंच सकता है, कम से कम 23,000 के लेवल पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन, हम टिपिकली निफ्टी ब्रेकआउट कहते हैं इसको, तो वो आपको कल के सेशन में बनता हुआ दिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटेल की क्या होल्डिंग कम हो गई है? नहीं, रिटेल की होल्डिंग अभी भी 71% है। आई रिपीट, देयर इज नो चेंज इन द होल्डिंग ऑफ रिटेल्स, वो 71% है। 10% to 16% एफआईज हुए हैं। मैं डीआईज का नंबर भी बता देता हूं, वो 58% से 53% हुए हैं। उनकी होल्डिंग्स कम हुई है कल डीआईज की। या तो आप उनका समझ लीजिए कि कल उन्होंने भी आके अपने कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग की टाइमली, बट रिटेल ने अभी तक कुछ नहीं किया। रिटेल की होल्डिंग जस की तस है। ये एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी। अच्छी चीज़ है कि आप मार्केट के वॉलिटिलिटी को झेल लेते हो। बुरी चीज़ ये है कि सिस्टम में अभी भी रिटेल काफ़ी हद तक ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। या तो उनके रेट नहीं आए, वो इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं, या तो कोई और मेजर प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। तो रिटेल ने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू नहीं किया है, तो ये हो जाएगा, फिर एफआईज का नंबर और तेजी से बढ़ेगा। इसलिए कल का एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है, कल का दिन बहुत अच्छा है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कल एक्चुअली में क्या हुआ, तो मैं बोलूँगा कल शॉर्ट कवरिंग हुई है, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हुई है। अभी तो सिर्फ मंदी कटने के दिन आ रहे हैं। अभिषेक जी जाते रहते पहाड़ पे, तो मैंने उनसे उन्हीं की भाषा में समझाया कि आपके पीठ पे मैंने कपड़े लाद रखे हैं और उसमें से कुछ गीले कपड़े हैं। आप एक काम करो, सिर्फ गीले कपड़े अपने बैग से निकाल दो, आप चलने लग जाओगे अपने आप ही। एग्जैक्टली कल शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। शॉर्ट्स कवर कहने का मेरे मतलब है कि मंदी की सिर्फ कटान होना शुरू हुई है, तेजी तो भी आई नहीं बॉस। तेजी जिस दिन आएगी ना, तो आप इन लेवल्स के लिए तरस जाओगे, आपको लेवल्स नहीं दिखेंगे। ये जो 23,000 और 23,000 के जस्ट नीचे देख के आए ना, ये आपको दिखेंगे नहीं फिर। और मैंने कल भी आपके सामने बात बोली, मैं आपको एक्साइटमेंट का लेवल आपका शूट नहीं करना चाहता, बट जो है उसको पकड़ के बैठो। और कल भी हमने आपके सामने ये बात रखी थी, और ये हम तो 20 दिन से बता रहे हैं एकोमुलेशन के स्टांस को। एकोमुलेट करके बैठो, शांति से बैठे रहो आप, मतलब बाय राइट एंड सिट टाइट। अभी भी आप देखोगे आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और लेकिन ये आपका फैसला है कि आपको थोड़े से प्रॉफिट लेना है कि आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लेना है। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लेना है, थोड़ा उतार चढ़ाव अभी भी होगा, आप उसको झेलते जाओगे तो शायद आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। बट मैं फिर से बोलूँगा, बाय राइट एंड सिट टाइट। अभी तो एफआईज की होल्डिंग आना शुरू ही नहीं हुई है। जिस दिन ये आएगी, आप कल्पना कीजिए ना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 16 हुए हैं। तो आप कल खुशियों का माहौल ऐसा था कि न्यूज़ रूम में ना लोग बैठ ही नहीं पा रहे थे अपनी कुर्सी पे, बार बार जाके उनको देखना पड़ रहा था मार्केट को। अभी तो ये सोचो, तो सिर्फ कटान कट रही है, यानी कि मंदी सिर्फ छूट रही है। आप जिस दिन 50% लॉन्ग होल्डिंग्स ले आए मार्केट के अंदर, तो आप तो भवराए से घूमोगे सारे के सारे, आपसे बैठा ही नहीं जाएगा। स्क्रीन पर आपको देख के ऐसे लगेगा हे भगवान, हाथ पांव फूल जाएंगे कई लोगों के। तो जिस दिन 50% तक एफआईज आ जाएगा मार्केट के अंदर, उस दिन रेट नहीं दिखेंगे आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि एफआईज आएगा। हमने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहते हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण पहले से, अर्जुन की वेट हो रही है, धीरे धीरे कदमों से लग रहा है अर्जुन आ जाएगा। एफआईआईज की बिकवाली फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी, ये नजरिया। लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो इतना तो हमें समझ गया कि आपका नजरिया काफी पॉजिटिव है निफ्टी पर। तो कौन से लेवल्स पर अब हमें नियर टर्म में नजर रखनी चाहिए? अशेषा, पहले आपको कौन से लेवल चाहिए थे? पहले आपको चाहिए था 23,000 का बेस, मार्केट ने दे दिया। फिर आपने कहा जी 23,300 का एक रेजिस्टेंस है, उसको पार कराओ, मार्केट ने कर दिया। फिर आपने बोला नहीं, 23,500 पे भी मार्केट रुक सकता है, हिस्टोरिकली 23,500 भी पार हो गया। तो आपने क्या है, चरणबद्ध तरीके से अपने नेगेटिव पोस्ट को पार करते जा रहे हो। आप पहाड़ पे चढ़ते हो या आप दुश्मन को जब घेरते हो, मान लो उसकी 10 पोस्ट है, आपने उसकी 4 पोस्ट ध्वस्त कर दी, तो आप उसको एरिया को अपने अंदर ले लो। आपने उनकी जो पोस्ट थी, उस पोस्ट पे जो गोला बारूद फेंका और उन 4 पोस्ट को अंदर कर लिया। अब आपके पास 23,000 का सपोर्ट, 23,300 का सपोर्ट, 23,500 का सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए। इसको टेक्निकल्स में बहुत इजीली समझा जाता है। दूसरी बात, अब आपको एक और किले भी तो फतह करने हैं। आपको तो जहां से आप टूटे हो वहां पे जाना है। टूटे कहां से थे आप? 25,000 से टूटे हो, आपको वहां तक जाना है। वहां तक जाने के लिए हिम्मत और मेहनत और डाटा दोनों चाहिए। आपकी भी हिम्मत होनी चाहिए और इंटेलिजेंट होने चाहिए मार्केट के अंदर। हाँ, अब वैसा यूफोरिया से काम नहीं चलेगा। पहले मंदी का यूफोरिया था तो कोई कहीं भी शॉर्ट करे तो पैसे बन गए और कहीं भी लॉन्ग करे। अब थोड़ा स्ट्रेटेजिकली मार्केट प्ले करेगा आने वाले कुछ दिनों में। तो एक पॉइंट तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ मार्केट पे, बट ऐसा नहीं कि रॉकेट की तरह उड़ जाएगा। उतार चढ़ाव के साथ बाजार चलेगा।
आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करनी है, टाइम टू टाइम जॉबिंग करना चाहो वो भी आप कर सकोगे मार्केट के अंदर, लेकिन फाइनली आप थोड़ा सा एक बेस कंफर्म। आप मेरे से पूछेंगे कि बाजार चलेगा कि बाजार ने बेस बनाया, तो मैं बोलूंगा बाजार ने बेस बना दिया। बाजार चलेगा नहीं चलेगा, बहुत तेजी से ऊपर आएगा, उसको भी कहना मुश्किल है। कल परसों अभिषेक जी मेरे को बता रहे थे कि टैरिफ है, उन्होंने टैरिफ लगा, तब भी हमने बोला कि आप टैरिफ वर्सेस टैरिफ को खड़ा कर दोगे ना, टैक्स वर्सेस टैक्स को, तो मेरे को यूएस के टैरिफ से डर ही नहीं लगता बॉस, मेरे को अपने रुपए की वीकनेस से डर लगता है। और कल जब रुपया थोड़ा स्ट्रांग हुआ तो हमारा ढांढस बंधा कि हाँ भाई चलो अब तो बेस बन रहा है, आपके पास रुपया अच्छा है, 10% की होल्डिंग्स है, एक्सट्रीम टूटे हुए हो, सामने पॉलिसी है, सब कुछ चंगा सी टाइप लग रहा है, थोड़ा मार्केट ऊपर आएगा। आपने निफ्टी के लेवल पूछे शेषा, तो मेरा पहला टारगेट होगा 24,000 का, 23,800 से 24,000 मेरे पहले टारगेट्स हैं, क्योंकि हम फ्यूचर 23,800 के आसपास काफ़ी बंद हुए हैं, तो इसलिए मैं 24 गैप को आज मानता हूं कि आज 23,800 का तो गैप भी मिल जाएगा। उसके बाद मेरा पहला टारगेट होगा 24,000 का, फिर 24,200 का। बोलेंगे आप ये तो बहुत आसान है, तो बच्चा भी कैलकुलेट करके बता देगा कि धीरे धीरे 400 500 पॉइंट ऊपर जाओ। नहीं, ये सारे पिवट्स पॉइंट्स हैं, इन सबकी अपनी कैलकुलेशंस होते हैं, इन सबकी मर्यादा है। क्यों 350 बोलते थे, क्यों हम 500 बोलते थे, हमने 450 क्यों नहीं बोला, 550 क्यों नहीं बोला, है ना। तो इन सब लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। इन लेवल्स पे बाजार एक चर्निंग करता है, एक तरह का जंक्शन होता है, यहाँ पे कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। तो निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मैंने कल भी बात बोली थी, मैं आज बोलूंगा, आप एक्टिव हो जाओ बॉस, अब आपके दिन आ गए हैं ऑप्शन ट्रेडर्स की। ये बाइंग ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज बहुत बढ़िया से मिलेगा आपको। पहले सिर्फ होता था सेल ऑन राइज, अब होता है बाइंग ऑन डिप्स। तो ये जो नेचर हुआ है ना, ये ऑप्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑप्शंस वालों को मजा आता है काम करने में। और कल भी आप देखोगे ऑप्शंस ने कल भर भर के चले हैं। संतोष मीना ने कल 2 ऑप्शंस बताए, दोनों ऑप्शंस 2 घंटे में हिट हो गए, नहीं तो 2-2 दिन कैरी करने पड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने आपके सामने नोटिस कराई। लेवल्स मैंने आपको बता दिए ऊपर के, सपोर्ट मैं बता देता हूं, 23,650 करके आयो पार, इसलिए पहला सपोर्ट 23,650 का है, फिर 23,500 का सपोर्ट एरिया है। ये आपके निफ्टी को लेकर पूरी रणनीति हो गई है। ठीक है, निफ्टी की पूरी पक्की रणनीति होगी। निफ्टी बैंक की बात करें, कल 950 अंकों की हमने जबरदस्त तेजी देखी, और अच्छी चीज ये रही कि हमने 50,000 के लेवल्स को भी रीगेन किया है। 12 में से 10 शेयर चले हैं। डिम्पी, अब निफ्टी बैंक के लेवल्स कहां तक के खुल गए हैं? कल हमने देखा कि निफ्टी बैंक की इस तेजी में 650 अंकों का योगदान तो दोनों बैंकों से था, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से। देखिए, पुरानी कहावत है सबका साथ सबका विकास। तो कल मार्केट को अगर आप बहुत गौर से देख रहे होंगे तो कल हमारी टिकर टीम भी बार बार चला रही थी कि भाई 50 शेयरों में से 40 शेयरों में तेजी है, और बैंक निफ्टी के 11 शेयरों में से 12 शेयरों में से करीब 9 या 10 शेयरों में तेजी है। तो कल अगर आप सारे शेयर्स एक बार जरा स्क्रीन पे फायर करना है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसन और एक एसबीआई, ये सिर्फ 5 बैंक का फायर करना, और साथ ही मेरा चार्ट भी दिखाना स्क्रीन पर। अरे जल्दी जल्दी प्रोड्यूसर साहब फायर करो स्पीड से। हाँ, तो इन 5 शेयरों के अंदर आप देखोगे कहीं भी आपको कोई बुझा हुआ ट्रेड नहीं दिखेगा, सबकी क्लोजिंग बहुत शानदार हुई है। फर्स्ट हाफ में जो हुआ सो हुआ, सेकेंड हाफ बहुत बढ़िया था। अब आपको मैं बैंक निफ्टी के वो चार्ट दिखाता हूँ। देखो, इससे पहले तक हमने डबल टॉप बनाया हुआ है, ये डबल टॉप बना हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे, बहुत तेजी से टूटे और बहुत तेजी से फॉल आया। जैसे डबल टॉप बना वैसे डबल बॉटम भी बना, ये आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो जैसे बाजार रुका चला वैसे ही बाजार रुका भी, नेचर वही है दोनों का रुकने का। और अब हम एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आ चुके हैं। ये जंक्शन, इसके ऊपर वाला एरिया है सारा ग्रीन एरिया है, दिस वन ग्रीन एरिया, और ये सारा एरिया ग्रे एरिया है, यानी कि टेंशन, तनाव, चिंता, निराशा इन सब का है। यहाँ पे खुशी, उमंग, हर्षोल्लास, आनंद, ये सब कुछ यहाँ पे है। हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर साहब का नाम भी आनंद है। तो ये सब हर्षोल्लास का और आनंद का एरिया है। तो यहाँ पे पार होते ही आप एक बढ़िया मूव देखेंगे। क्या एकदम से रॉकेट बन जाएंगे? नहीं, ये देखो आप छोटे छोटे गैप करके आए हो। तो पहला आपका टारगेट बनेगा 51,000 तक का, 51,500 तक का। फिर आपको एक जंक्शन पार करना पड़ेगा जो कि 50,500 का है। तो धीरे धीरे करके चलेगा। वापिस आ जाओ डाटा पे, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, जहाँ पे फ्यूचर्स लिखा होता है, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होगा, वो वाली प्लेट दिखाना। कल आप देखोगे, कल ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हुई है बैंक निफ्टी में। ऐसे थोड़ी चल गया बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर सेशन में होती हुई दिखी है। तो ये इंडिकेशन करने के लिए सफिशिएंट है। कॉन्ट्रैक्ट साइज भी कम हुए हैं। मैंने आपसे एक बात और भी बताई थी कि अपने पीठ पे रखा हुआ वजन को थोड़ा कम कर लो, बाजार दौड़ेगा। शॉर्ट कवरिंग यही काम कर रहा है, आपका वजन भी कम कर रहा है और मार्केट का थोड़ा मोमेंटो भी क्रिएट कर रहा है।
अब बाजार कहाँ तक चलेगा, मैं लेवल्स आपके आता हूँ। 50,150 तक का है, 50,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये 50,800 ये और इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आके आपकी 200 दिनों की एवरेज भी ठीक हो जाएगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। बोले चल सकता है क्या सर, जब एक दिन में 900 पॉइंट चल सकता है तो सेकंड डे क्यों नहीं चल सकता, और उसके अगले दिन क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है, टूटे भी तो ऐसे ही हैं। तो आपके पास अगर है पोजीशंस तो कृपानाथ ना छोड़िएगा माल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिएगा और शूट करने दीजिए मार्केट को। अभी तो एफआईज की सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हुई है, अभी तो चलना बाकी है। अगर चले तो बहुत बढ़िया लेवल्स आएंगे। मेरी अपनी कैलकुलेशन से कहती है कि अगर एफआईज 40% लॉन्ग हो जाता है तो कम से कम बैंक निफ्टी यहाँ से 2000 पॉइंट और निफ्टी कम से कम 800 पॉइंट ज़रूर चलेगा, और 40% तक आता है। 16 पे आ चुके हैं, 40% तक आता है। ये मेरा अपना फॉर्मूलेज हैं जो हमने बैक टेस्टिंग या मैं एक्सेल शीट्स पे अपनी कैलकुलेशंस डालता हूँ, वो सारी कैलकुलेशंस आपके सामने मैं आज साझा कर रहा हूँ। मैं फिर से बोलूँगा, कल का सेशन आनंदित था, बढ़िया था, बेहतर था, अच्छा था, बट और भी चाहिए। एक सेशन से अगर रिवर्सल आता है तो आप निराशा के बादलों में फिर से गिर जाओगे, और फिर लेवल्स नहीं, फिर आपका मन काम करने लगेगा मार्केट में, अरे यार ये तो फिर से ऐसे ही हो गया, फिर आप कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाओगे। इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए बैक टू बैक तेजी चाहिए, और मेरे को लग रहा है गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है। मेरे को एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर दिखता है, और मैं एफआईज जनित देखता हूं। जितना यूएस कमजोर होगा, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूं आपके सामने, जितना यूएस कमजोर होगा उतना इंडियन मार्केट स्ट्रांग होगा, या आप लिख लो मेरे से आप। इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स को ज़्यादा गंभीरता से मत देखना। उन्होंने अपना काम हमसे 3 महीने पहले किया है, हम डिले इम्पैक्ट दिखाएंगे 3 महीने के बाद का, और मैंने आपको चार्ट के जरिए दिखा भी दिया था वो सारी बात। संतोष मीना, रचित खंडेलवाल, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संतोष सर नमस्ते, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कल आपकी दोनों कॉल्स हिट हुई, एक तो सेंसेक्स वाली 77,700, और फिर आपने एक बैंक निफ्टी की कॉल भी दी थी। रचित खंडेलवाल जब आए थे हमारे साथ अखाड़ा में, तब भी उनका कॉन्फिडेंस हाई था, और तब भी वो ये बात कह रहे थे कि नहीं, बाजार का धीरे धीरे बॉटम बन रहा है, अब दाव लगाने का समय है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपकी इंटेलिजेंस काम आती है, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। कल वाली कॉल थी आपकी 77,700 की, आपने जो हमको दी थी 280 की रेट पे, और हिट हुई थी, और 50,500 की कॉल थी 680 का, और आपने 950 का टारगेट हुआ, ये भी हिट हुआ था। ठीक है जी, अब दोनों मेहमानों का जरा मैं स्वागत करते हुए पहले संतोष सर आपके पास ही आता हूं। अब आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर 2-4 दिन और एफआईज आ जाए तो काम बन जाएगा। यस जिम्पी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा। आपने बोला था संतोष जी आप बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, तो मैंने कहा कि हाँ। जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बॉटम शायद मार्केट में बन गया, और उसी दिन निफ्टी ने बॉटम लगा दिया था। ओके, आप नहीं संतोष सर, पता है क्या, कई लोगों के ना पाँव बड़े शुभ होते हैं, जैसे वो घर में जाते हैं ना तो बरकत ही बरकत और मंगल ही मंगल होता है। कहते हैं ना, बहू आपके पाँव बड़े शुभ हैं, जैसे आप हमारे घर में आए तो बरकत हो गई है, ऐसे आप वापस आए स्क्रीन पे तो बरकत हो गई है। और मैं आपसे बोलूंगा कि आप रुके रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं भी, प्लीज ये सर। तो आपका प्यार है और प्रभु की कृपा है। ओके, सो मार्केट पे आए तो निफ्टी, यस मार्केट में आप एक रिवर्सल के साइंस दिख रहे हैं। जिस हिसाब से एफआईएस अपने गियर चेंज किया, मुझे लगता है कि एफआईएस जब भी गियर चेंज करते हैं तो वो 1-2 दिन के लिए होता नहीं है, वो मोमेंटम लंबा चलता है, और एफआईएस जाना चाहते हैं मोमेंटम को चेस करने के लिए। टेक्निकली बात करें तो निफ्टी का 23,800 पे एक रेजिस्टेंस हल्का है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। मुझे लगता है अगर आज उसके ऊपर खुल के सस्टेन कर गए तो 24,000 जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां तक निफ्टी के लिए दरवाजा खुल जाता है। और बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में तो और रूम बचा हुआ है। इसका जो 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का क्लस्टर आ रहा है 50-800 के आसपास आ रहा है, तो मुझे 50-800 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है। तो मुझे लगता है कि तेजी को चेस करना चाहिए, कोई इंट्राडे डिप मिलता है तो उसमें खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, क्योंकि एफआईएस की अभी तो शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, अभी भी 83% उनकी शॉर्ट पोजिशन है। और आप रिपोर्ट देखें तो पिछले 2018 के बाद जब भी एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन इतनी ज्यादा होती है और जब वो रिवर्स होने लगती है, तो अगले 3 महीने में निफ्टी में करीबन 8 से 10% की रैली देखने को मिलती है। तो ये रैली की शुरुआत है, इतनी बड़ी आएगी वो अभी कहना मुश्किल है, बट यस अभी तो बहुत रास्ता बाकी है निफ्टी के लिए ऊपर का। हमने ले लिया, अब सीधे सीधे आते हैं स्टॉक्स पर। संतोष जी, रचित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। रचित, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए? सो देखिए, सबसे पहले एज ऑलवेज मेरा हमेशा का रिचुअल, आप सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि डिम्पी सर ने बात करी थी बजट की।
मेरे को बहुत क्लियरली ध्यान है बजट में जब हम लोग वहां पे थे, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बजट को देख के शेकी हो गया था। दो हम टेक्निकल्स भी देख रहे थे, फंडामेंटल्स भी देख रहे थे, बट आई वेरी क्लियरली आस्क्ड हिम, डिम्पी सर लग क्या रहा है, मार्केट कहां जाएगा? एंड ही द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट ही हैड, कल का जो मार्केट है वो मुझे लगता है कि डिम्पी सर का मैसेज थोड़ा लेट जरूर हुआ है, बट द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट ही हैड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो मार्केट ने होता हुआ दिखाया है। और मैंने बैक स्टेज एक मतलब क्लियरली बात बोलता हूं कि मैंने इनको मैसेज भी किया था, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, कि जिस तरीके से आपने उस टाइम बजट वाले दिन जब मार्केट इतने वॉलेटाइल थे अपना कन्विक्शन दिखाया था, उसने हम सबका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगर वेरी मच सर। आप रिकॉग्नाइज करते हैं, आपसे अच्छा लगता है बातचीत करके, और ये आप सबसे ही सीखने को मिला। हम वैसे थोड़ी सीखते हैं, आप सबसे बातचीत करके पता लगता है। तो इट वाज अमेजिंग। और कई बार ऐसी हैंड होल्डिंग मिल जाती है, जब आप मार्केट में इतने कंफ्यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। तो चलिए, ये तो हो गई वो बात। और निफ्टी के लिए जो अभी मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं मीना जी, उन्होंने जो बात बोली है, मैं उस पर बिल्कुल अग्री करता हूं कि एक बार हमको वेट करना होगा 23,800 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है, क्योंकि कल एक दिन था हमारे पास एफआई का बाइंग फिगर का, और उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुरुआत है, या उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सेप्शन है। उसका आज लिटमस टेस्ट है। अगर 23,800 के ऊपर सब्सटैंशियल टाइम के लिए मेंटेन करती है तो हम एक नया लेग खोलेंगे। अगर वो नहीं होता है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आता है तो हो सकता है हमको थोड़ा सा और टाइम लग जाए एक ट्रेंड रिवर्सल में। ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्रेड्स की, और इस पे भी मैं थोड़ा एक कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेकर आया हूं। कल टाइटन के रिजल्ट्स आए थे मार्केट बंद होने के बाद, और उस रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। बट आई वाज गोइंग थ्रू द कॉन कॉल और मैनेजमेंट कमेंट्री मैं सुन रहा था, तो उसमें एक चीज ये आई है कि एक्साइज ड्यूटी चेंज के चलते ये चीज देखने को मिली है। तो मैं समझता हूं कि आज आप टाइटन में एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो 3340 का होगा, और टारगेट, इसमें मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, स्टॉप लॉस हमारे गलत लिखा हुआ आ रहा है, 3440 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 3640 का होगा। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, 3440 स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 3640 का। टाइटन की ट्रेड एक ये है। दूसरा, एक हमने लेमन ट्री होटल्स के रिजल्ट आते हुए देखे हैं। तो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि लेमन ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनका जो एवरेज रूम रेंट है उसमें भी 7% का एक अपसाइड देखने को मिला है, और मैनेजमेंट कमेंट्री को मैं गो थ्रू कर रहा था तो करीबन नियर अबाउट 20-21 क्वार्टर्स में इतना मैसिव जो अपसाइड इन्होंने रजिस्टर किया है। तो एक अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है अगर आप 3 से 4 दिन का नजरिया रखते हैं। करंट लेवल्स पे लेमन ट्री होटल्स आप उठा सकते हैं। 132 का स्टॉप लॉस होगा, 162 का टारगेट। तो लेमन ट्री होटल्स पर खरीदारी की राय यहाँ पर रचित ने दी है। और इसके अलावा टाइटन, याद रखें नतीजे आए थे, मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई, इसके बाद टाइटन के स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। संतोष जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए। आप बताएं आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए कौन से होंगे? मेरे 2 कॉल्स है और दोनों ही निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली एफआईएस की जब भी इस तरीके से शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी होती है तो इनिशियल फेज में थोड़ा लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं। तो पहला मेरा रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा। इसमें एक डबल बॉटम बना है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी स्पेस है थोड़ी, 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है जो करीबन 1310 के आसपास आ रहा है। तो मेरा वही टारगेट रहेगा 1310 का। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 रुपए का। दूसरा, मुझे लगता है आईटीसी पर नजर रखना चाहिए। बजट वाले दिन हमने देखा था कंजम्पशन स्टॉक्स काफी चले थे, लेकिन उसके बाद से लगातार इनमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई और एक पुल बैक देखने को मिला। अब मुझे लगता है कि वापस ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो यहाँ से वापस खरीदारी देखने को मिल सकती है कंजम्पशन स्टॉक्स में, एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो आईटीसी जो जिसके लिए बजट सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा है और ब्रोकरेज अपडेट्स भी आए, तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 475 का टारगेट रहेगा, 447 का स्टॉप लॉस रहेगा। ने सारे के सारे ट्रेड नोटिस भी कर लिए, इंडेक्स पे एक व्यू पॉइंट मिल गया, तो कुल मिला के आधे घंटे के अंदर आपको रफ आइडिया लग गया कि हम बाजार में हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे जाना है, किन शेयरों की हेल्प से जाना है, ये एक आइडिया लग गया। अब इसका फेज़ 2 शुरू करते हैं। फेज़ 2 होता है खबरों वाले शेयर्स का, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स का, ताकि आपको उन शेयर्स के बारे में पता लग पाए जो आज मार्केट में किसी न किसी न्यूज़ के बेसिस पर या रिपोर्ट्स के बेसिस पर हिलेंगे डुलेंगे। तो इसलिए एक नहीं बल्कि 2 दुबे हमारे साथ हैं।
शरद दुबे और वरुण दुबे दोनों मेरे सहयोगी हैं, गजब का काम करते हैं। मतलब मैं इनको अपने यहाँ का बिल्कुल ऐसा समझता हूँ कि ये दोनों के दोनों रॉकेट है हमारे। शरद तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं 4 ब्रोकरेज बजे? रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए। शरद भाई, ये बात सच है? आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो? नहीं, वो आदत पड़ गई है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है। और जितना आसान से जो 3-4 घंटे की मेहनत में अगर मैं सिर्फ 3 मिनट में वो चीज़ बता दूं तो हमारे व्यूअर्स को जो चीज़ चाहिए उतना ही देना ज़रूर होता है, क्योंकि नॉइज़ बहुत होती है। और अभी भी अर्निंग्स में जिस तरह वॉलेटिलिटी आ रही है, नॉइज़ बहुत आ रही है, तो कहाँ पे कमाई के मौके ढूंढे, वही हमारा चैलेंज रहता है। नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बड़ी मेहनत का काम है। और ये बात आपने बिल्कुल अच्छी लाइन बोली कि 3 घंटे के काम को 3 मिनट पे, यही तो एक एनालिस्ट और एक जर्नलिस्ट का फर्क होता है। बिल्कुल। एनालिस्ट रिपोर्ट छापता है 30 पेज की, जर्नलिस्ट उस 30 पेज की रिपोर्ट को पढ़ के 30 लाइनें आपके सामने बता देता है कि ये है जी सार। तो एनालिस्ट और जर्नलिस्ट में सिर्फ यही फर्क है, ठीक है। और हमारे साथ वरुण दुबे भी हैं, वो आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बताते हैं। ये काम मैं उनके लिए भी बता रहा था, क्योंकि 30 पेज की रिपोर्ट अब आप कहाँ पढ़ोगे, आप 30 लाइनें वरुण जी से सुन लो, बात हो जाएगा। तो शरद, पहले आपसे शुरू करें, खबरों वाले शेयर्स बता दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, अर्निंग्स का हमने जो है पूरा एक टेबल बना दिया है रिसर्च टीम ने। यहाँ पे जो है इतना ही देख लीजिए तो बहुत काफ़ी है। ये आपका, आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स HOEC से आया था। यही देखें, मिले जुले नतीजे बहुत ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। मिले जुले में इनलाइन भी मैं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर अर्निंग्स मैक्स फाइनेंशियल, टाटा पावर, टोरेंट पावर, वर्लपूल और आपके कंपनीज जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले। कमज़ोर में कंजम्पशन नेम्स दोनों बड़े हैं, टाइटन और जेके टायर ऑटो एंसिलरी कंपनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ओवरऑल जो है मिले जुले या कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं। कोई एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं देखने मिल रहा है। एक स्मॉल कैप HOEC है जहाँ पे अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। टाइटन की ओवरऑल मिस नंबर्स देखने मिली है। इन्वेंट्री लॉस भी हुआ है, कस्टम ड्यूटी कट का जो है इम्पैक्ट रियलाइजेशन में आया। हालांकि ज्वेलरी बिजनेस के मार्जिन्स जो है वो डिसेंट रहे हैं, बट ओवरऑल जो है कमज़ोर नतीजे टाइटन में देखने मिले हैं। टाटा पावर की भी बात करें तो स्क्रीन में आपको लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहा होगा। पैट में भी जो थोड़ी उछाल आई है, बड़ी उछाल याद रखिए एक वन ऑफ एडजस्टमेंट हुआ है मुंद्रा प्लांट का। अगर एडजस्टेड पैट ले तो आंकड़े जो है अनुमान से कम आए हैं, तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। वर्लपूल की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, कुछ उतना खास नहीं है। लेकिन याद रखिए स्टॉक में दबाव जो था, उनके पेरेंट के कंपनी की जो स्टेटमेंट आई थी कि वो अपनी स्टेक को 51% से घटा के 20% कर देंगे, उस पे जो है स्टॉक में ओवरहैंग है। और अभी भी लग रहा है कि ओवरहैंग बना रहेगा, क्योंकि जो है बड़े सेलिंग जो है आने वाले महीनों में देखने मिल सकती है प्रमोटर ग्रुप से। इनका जो स्टेक था 75% स्टेक था लास्ट सितंबर में, और अब देखिए अब लगभग 20% तक का उनका टारगेट आ रहा है। जेके टायर की बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं। पूरे टायर सेगमेंट में कमज़ोर नतीजे आए। यहाँ पे मार्जिन देखें तो 640 बेसिस पॉइंट्स का ईयर बेसिस पे गिरावट भी देखने मिला है। और ओवरऑल जो है गाइडेंस में उतना भी स्ट्रेंथ नहीं देखा गया है। टोरेंट पावर के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं, थोड़ी सी सरप्राइज आई है मार्जिन्स में। मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। नेट प्रॉफिट 62% गिर चुका है और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन भी 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला। ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स हो रही है, कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू है, तो ये नंबर्स जो है कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। HOEC की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, सीक्वेंशियल नंबर्स देखें। और हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि रेवेन्यू लगभग फ्लैटिश रहा है, 2% सीक्वेंशियल ग्रोथ। और एबिटा मार्जिन हालांकि थोड़ी सी बड़ी है, बट ये लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। तो कोई कंपनी का कोई क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा है। कंजम्पशंस जो है लार्जली वीक हैं और 1-2 सरप्राइजेज आपको देखने मिल रहे हैं अर्निंग्स में। तो ये सभी स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, लेकिन शरद इसके अलावा खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, वो भी बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, ऑफकोर्स एक बैंकिंग वाली खबर मैं बता दूं, लेकिन आज जो है PSU का दिन रहने वाला है। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया एक्सिस मैक्स लाइफ की लिस्टिंग को लेकर। ये जो मर्जर होगी, इस कॉर्पोरेट एक्शन के बाद जो है कंपनी इनिशिएट करेगी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। तो ये लंबे अवधि का जो है बात चल सकता है, लगभग 10 से 12 महीना लगता है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हमें बोलते हैं। लेकिन आज जो है दिन रहने वाला है PSUs का। सबसे पहले मैं बताऊंगा MTNL के बारे में। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है एक टेंडर निकाल सकता है मिड फरवरी में, जहाँ पे वो ऑक्शन करने वाले अपने लैंड एसेट्स को, और ये BSNL और MTNL के लिए रहेगा। तो ये स्टॉक के लिए तो पॉजिटिव ही है, लेकिन याद रखिए ऐसे बहुत सारे और भी कंपनी देते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन की लैंड एसेट की एक लिस्टेड कंपनी है, BML की भी है। तो इन स्टॉक्स में भी वॉल्यूम और मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन अगर इस चीज़ के बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी PSU बैंक्स होता है, क्योंकि इन्होंने जो है लोन्स दिए हुए हैं और ये लैंड मोनेटाइजेशन से ये लोन्स की पे ऑफ भी होती है।
आरसीएफ की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो है खुलने वाले ट्रॉम्बे में, खास करके मैं बात करूंगा नैनो यूरिया प्लांट्स का। ये एक नई टाइप की फर्टिलाइजर सेगमेंट है जहाँ पे सबको जो है एक बुलिश नज़रिया बन रहा है इंडस्ट्री में, और ओवरऑल जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है फर्टिलाइजर्स का वो भी कम हो जाएगा। तो आरसीएफ पे भी नज़र रखिएगा। एनएलसी इंडिया, नतीजे तो कल बहुत स्ट्रांग आए थे, लेकिन इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे उन्होंने अपनी तीसरी कमर्शियल माइन खोल ली है उड़ीसा के मार्केट में। आरबीएनएल की बात करें तो एक और ईस्टर्न इंडिया की खबर है, ईस्ट कोस्ट रेलवे से इनको 404 करोड़ रुपए का ऑर्डर देखने मिला है। हीरो मोटोकॉर्प के लिए एडवर्स न्यूज़ है, लगभग 450 करोड़ का जीएसटी नोटिस आया है राजस्थान से। और सन फार्मा में जो है उनकी पेशेंट की एनरोलमेंट प्रोग्राम फिलोजन के साथ कंप्लीट हुई है, जहाँ पे स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट होगी। तो यहाँ पे लार्जली जो है थोड़े लार्ज कैप न्यूज़ स्पेसिफिक है, लेकिन आज जो है पीएसयू स्पेसिफिक बहुत न्यूज़ फ्लो आ रहा है, खास करके आपके लैंड एसेट मोनेटाइजेशन को लेके। ठीक है, तो ये तमाम खबरें और नतीजे हो गए। वरुण, आप बताइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज कौन सी हैं? देखिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सबसे पहले मैं टाइटन के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि नो डाउट जैसे कि शरद ने हाईलाइट किया कि टाइटन के ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो कमज़ोर है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का अगर आप वर्डिक्ट देखेंगे तो उतना कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले गोल्डमैन की बात करता हूँ। इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 3,900 रुपये के प्राइस टारगेट जो है ये टाइटन पे दे रही है। ये कह रहा है कि ज्वेलरी सेगमेंट के मार्जिन जो है इनके अनुमान से अच्छे हैं, तो शायद इनका अनुमान ही कम रहा होगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम जो है वो आगे भी सस्टेन करेगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वॉचेस और आईवेयर जो है वहाँ पे कंपनी अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। और इनफैक्ट इन्होंने अपने 25, 26 और 27 फाइनेंशियल ईयर के जो अर्निंग्स एस्टीमेट है उनको बढ़ा दिया है। 1.6% से 2.4% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो इन्होंने कर दी है। मैक्वेरी की बात करें तो आउट परफॉर्मर का कॉल इनका भी है। 4150 के प्राइस टारगेट जो है वो ये भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो डिमांड जो है वो अच्छी रही है। तो नो डाउट नतीजे देखने में कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का वर्डिक्ट अगर आप देखेंगे तो उतना कमज़ोर नहीं है। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स की, तो यहाँ पे गोल्डमैन की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह है और इन्होंने 2275 का प्राइस टारगेट दिया है। ये कह रहे हैं कि लगातार चौथा क्वार्टर है जहाँ पे आपको रेवेन्यू डिक्लाइन देखने मिला है, और जो मिक्स है इनका वो दरअसल गड़बड़ाया है और आगे चल के डिमांड को लेके भी सबड्यूड कमेंट्री आई है, तो ये एक चिंता की बात है। नुवामा अगर आप देखेंगे तो खरीदारी की सलाह दे रहा है, लेकिन इन्होंने भी प्राइस टारगेट 3185 से काट के 3,000 रुपये के कर दिए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 3750 से काट के 3525 का किया है। इनका कहना है कि जो नए लॉन्चेस है उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जो है अच्छा मिल रहा है, लेकिन सेल आउट जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत की बात है इस कंपनी के साथ। इसके लिए यहाँ पे प्राइस टारगेट काटे गए हैं। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे ओवरवेट का कॉल है और 3,400 के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। ये कह रहा है कि FY25 का जो इनका गाइडेंस था वो कंपनी पूरी तरह से मीट कर पाएगी, ये इन्हें लगता है। अब नेस्ले ने एक एनालिस्ट कॉल किया था, उस पर मोतीलाल की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह है, 2,400 का प्राइस टारगेट है। नुवामा की रिपोर्ट है, बाई की सलाह है, प्राइस टारगेट में हल्की कटौती है, 2870 से काट के 2845 का क्या है। ये कह रहा है कि कॉफ़ी मार्केट में कंपनी नंबर 1 प्लेयर है और साथ ही साथ कॉफ़ी में इन्होंने 2% के आसपास की प्राइस हाइक भी ली है और जो केपेक्स है वो भी कंपनी का बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत चिंता है, इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट काटे हैं। और आखिरी में टाटा पावर रेड्यूस का कॉल नुवामा का है, प्राइस टारगेट 343 का है। इनका कहना है कि मुद्रा का जो वन ऑफ इनकम है उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रोथ जो है वो ड्राइव हुई है, लेकिन रिवॉर्ड के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इनको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसके लिए अभी भी रेड्यूस का कॉल दे रहे हैं और 343 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, वरुण और शरद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये तमाम रिपोर्ट्स, खबरों वाले शेयर और नतीजों की लिस्ट हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। एशियन पेंट से शुरुआत कर लेते हैं। मुनाफे पर हमने देखा कि प्रेशर आया है, लेकिन मार्जिन के और वॉल्यूम के जो फिगर हैं वो तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। ब्रोकरेजेस हालांकि डिवाइडेड हैं। गोल्डमैन सैक्स की सेल की रेटिंग है 2300 का टारगेट है, लेकिन नुवामा की बाई की रेटिंग है 3,000 रुपए के टारगेट से। आप थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए दोनों रिपोर्ट्स में से और आप बताइए कि आपका कन्विक्शन किस साइड पर है। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि एशियन पेंट्स के लास्ट क्वार्टर के नंबर Q2 के नंबर्स के बाद हमने देखा कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली और ये साल के अंदर हम देखें तो अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है। और ये क्वार्टर के नतीजे एनालाइज करें तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल है, नंबर्स ठीक ठाक है, इन लाइन विद स्ट्रीट एस्टिमेट्स है, मार्जिन भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से
जिस तरह से जो वैल्यूएशन जो मिसमैच था, तो प्राइस करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड तो फेवरेबल हो जाएगा। और जिस तरह से हमने बजट में भी देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस कंजम्पशन ड्रिवन है रेदर देन केपेक्स, तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर कंपनीज जो है कितने टाइम से मेरे ख्याल से अंडर परफॉर्मर रही थी, ना ही खाली एशियन पेंट्स पर बाकी कई सारे कंपनीज, और वैल्यूएशन में भी करेक्शन देखने को मिला है। तो माई फील है कि स्टेबल ऑयल प्राइसेस है अभी, और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में यही भाव रह सकता है, ऐसा मानना है। तो मेरे ख्याल से मार्जिन ठीक है, तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी मेरे ख्याल से Q3 एंड Q4 हिस्टोरिकली अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो लिया जा सकता है पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए एशियन पेंट्स रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक है, आप निवेश के लिए भी इसको खरीद सकते हैं। टाइटन को लेकर भी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि टाइटन के भी नंबर आए थे, निराशाजनक थोड़े से नंबर जरूर थे, लेकिन ब्रोकरेज का जो कन्विक्शन है वो बरकरार है। और ये भी चीज़ है कि जो बजट में जो कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए टैक्स कट किया गया है, तो लोग ये मान रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड की तरफ वो ज़्यादा जाएगा अगर लोगों के हाथ में पैसे आते हैं। तो टाइटन को लेकर राहुल जी आपका क्या व्यू है? तो मेरे ख्याल से ज्वेलरी एज अ सेगमेंट, मेरे ख्याल से पूरा सेगमेंट बहुत ही अच्छा करेगा, और मेरे ख्याल से टाइटन तो नंबर 1 पिक रहेगा। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सेटअप है, थोड़ा नतीजे है, चलिए फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ और शेयरों पर व्यू जरूर लेंगे। लेकिन एक राय जरा RVNL पर लेंगे संतोष जी से। इनको एक ऑर्डर मिला है ईस्ट कोस्ट रेलवे से 404 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। हालांकि बजट के बाद हम देख रहे हैं कि ये भारी बिकवाली है रेलवे वाले शेयरों में। कल भी ये शेयर गिर के बंद हुआ है RVNL का। संतोष जी, कैसा लग रहा है आपको इसका स्ट्रक्चर? ये सभी से इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि हम इसमें खरीदारी की राय दें। हो सकता है न्यूज़ की वजह से ऊपर खुले, बट मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी कोई तेजी के साइन नजर नहीं आ रहे हैं। स्टॉक जब भी 460 के ऊपर टिकेगा तब मैं कोई बाइंग का व्यू देखूंगा, जो लेवल अभी काफी दूर है, तो बेटर है कि अवॉइड करें। अवॉइड करें। सन फार्मा ने अच्छी तेजी दिखाई है हाल फिलहाल, और हमने देखा कि फार्मा शेयरों में कल भी सिलेक्टिव बाइंग हुई है। कल देखिए 1.5% के आसपास की तेजी रही सन फार्मा ने। खबर ये आई है कि फिलोजिन के साथ कैंसर की जो दवा का जो ट्रायल कर रहे थे वो पूरा हो गया है। थोड़ी एनकरेजिंग चीज़ है। तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं कैंसर वाले। सन फार्मा के बारे में व्यू दीजिए, इसका चार्ट कैसा लग रहा है और जो तेजी इसमें बनी हुई है ये शेयर को कहां तक ले जाएगी? संतोष जी। ओके, सॉरी। यस, सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा में हमने करेक्शन देखा था। स्टॉक अपने एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले चुका है। मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनेगी। इमीडिएटली थोड़ा सा 1800 से 1840 के बीच में इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे 1840 निकालेगा इसमें एक फ्रेश तेजी बनेगी जो इसको 1920 1940 तक लेके जा सकती है। जैसे ट्रेडिंग बेट अवॉइड कीजिए, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 1700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में आपको वापस शायद नया हाई देखने को मिले। जिन्होंने कल डेज हाई बंद किया, संतोष मीना, रचित खंडेलवाल दोनों मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं। साथ ही राहुल शाह भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। राहुल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। रचित, मैं आपके पास ही आऊँगा। 1-2 दिन पहले ही आपने हमको एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कॉल के बारे में भी बताया था। कल रिलायंस डेज हाई जाके बंद हुआ है। इसका बहुत बड़ा योगदान है कि पॉलिसी से पहले ही मार्केट को ऐसी जगह पर ला के खड़ा कर दे कि पॉलिसीज़ को और ड्रैग करवा दे। तो एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर 1300-1320 आ जाएगा फ्राइडे से पहले चांसेस कितने हैं सर? सर देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब हमने उस टाइम कॉल दिया था एंड इट वाज मंडे, तो 1280 का टारगेट दिया था जो कि कल ही अचीव कर लिया था। और अब यहाँ पे जिस तरीके से आज मार्केट ओपनिंग दिखा रहा है, अगर ये बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ वॉलेटिलिटी हाई है तो लेवल्स थोड़े से हम दूर के रखते हैं। 1272 की पोजीशन पे अगर मेंटेन कर जाता है तो 1320 का टारगेट इसके लिए बहुत इजीली अचीव हो सकता है। हो सकता है आज भी हो जाए, हो सकता है कल भी हो जाए, तो वो लेवल्स आपके बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 1300 के लेवल आ सकते हैं। और साथ ही ध्वनि पटेल, प्रशांत सावंत भी काफ़ी बुलिश दिखे। नंबर ऑफ एनालिस्ट काफ़ी बुलिश थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि 1265 वाला जो ब्रेकआउट है वो इम्पोर्टेंस था काफ़ी। बाद में नीचे गया 45 और फिर से 65 पार करके 85 खड़ा, अच्छा लग रहा है उसको देख के।
कुछ एक और शेयर्स भी हैं जो कल मार्केट के अंदर बढ़िया चले। मैं बोलूँगा बढ़िया क्या, मतलब उन्होंने अच्छी पोजीशंस डेरिवेटिव्स में बनाई है। एक बार मैं ज़रा वो लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। एक बार दिखाना आप ज़रा कमिंस इंडिया, काफ़ी दिनों बाद फिर से कैपिटल गुड्स के शेयर्स अच्छा बढ़िया प्ले करते हुए दिखे हैं। ये पोस्ट बजट चले हैं। राहुल शाह, कैपेक्स तो इतना नहीं बढ़ा, कमिंस सीमेंस ये वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिव हो गए थे इसलिए चल रहे हैं, या फिर कुछ और रीड कर रहे हैं आप? तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मेरे ख्याल से बजट तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर पे था, और जिस तरह से कैपेक्स का जो थीम है, मेरे ख्याल से एक बार कैपेक्स वाले जो भी स्टॉक्स है तो कैपिटल गुड्स के स्पेशली मेरे ख्याल से एक बार यहाँ पे रुक सकते हैं, या बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ये स्टॉक सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे। तो पहले जो चले सब पूरा बास्केट चला, वो पूरा बास्केट चलना मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सेटअप है, तो जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है वही स्टॉक्स मेरे ख्याल से खरीदने चाहिए। तो उसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट मुझे लग रहा है कि L&T, नतीजे भी शानदार आए थे ये क्वार्टर के, और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी वीजा वी आप देखे सीमेंस ABB वर्सेस तो मेरे ख्याल से सस्ते हैं। तो मेरे ख्याल से और ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है, और विजिबिलिटी अर्निंग का तो वैल्यूएशन मेरे ख्याल से जो है, मेरे ख्याल से बहुत ही कंपेलिंग बाय लग रहा है। और हालांकि हम जिस तरह से बात करें दूसरे जैसे सीमेंस ABB जो आप बात करें, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से मार्केट उसको पी दे रहा था ग्रोथ का, तो ग्रोथ मेरे ख्याल से अभी जिस तरह से है तो लग रहा है कि 7 से 10% का कैपेक्स वाले स्टॉक्स के अंदर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से उसमें ये हाई पी सस्टेन होना मुश्किल लगता है। तो अपसाइड मेरे ख्याल से कैप हो जाएगा ये सब हाई पी स्टॉक्स इन कैपिटल गुड स्टॉक्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से लार्सन जो है पूरे सेक्टर के अंदर, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है, और मेरी राय रहेगी वो खरीदने के लिए। ठीक है, L&T पे आप ध्यान रखिएगा, लार्सन, और ये इकलौती ऐसा शेयर्स है जिस पे कन्विक्शन पहले भी आप हाई रख सकते थे, अभी भी हाई रख सकते हैं, क्योंकि इसने गिरावट में पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखाया। दिखा दो इसके जरा हफ्ते भर का, महीने भर का चार्ट अगर आप दिखा सको फटाफट। तो एक और सेगमेंट भी है जो कल काफ़ी एक्टिव हुआ। वैसे तो मैं 3 शेयर आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन 2 जोड़े में हैं, यानी कि 2 कॉम्बिनेशन में चलते हैं। फर्स्ट कल्याण जी ज्वेलर्स, क्या ज़बरदस्त दौड़ लगा रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और दूसरा जो जोड़े में चलते हैं वो शेयर का नाम है PFC और REC। संतोष मीना, आप एक काम करो, PFC और REC का पुल बैक कितना स्ट्रांग है ये चेक करके बता दो, PFC और REC। यस, PFC REC स्टॉक्स अंडर परफॉर्म जरूर किए, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एक ट्रिपल बॉटम बनाया है PFC ने, और इमीडिएटली यहाँ पर एक 413 का एक रेजिस्टेंस है जो 20 डे मूविंग एवरेज है, मुझे लगता है वो क्रॉस करेगा। इसका जो अपसाइड टारगेट आपको 430 रुपए तक का देखने को मिल सकता है, तो 430 तक की पुल बैक इसमें बनती है। सिमिलरली REC की भी बात करें तो REC में भी मुझे लगता है एक बार 465 रुपए तक की पुल बैक बनेगी, तो यहाँ से हम 5-6% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो कल के लो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो अगर कोई पुल बैक ट्रेड के लिए प्ले करना चाहे तो कल का लो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक और शेयर भी है, वो है तो टाटा ग्रुप का, लेकिन उस शेयर के लिए एक कहावत कही जाती है कि गरीबी में आटा गीला। एक तो पहले ही नहीं चल रहा, 1000 का लेवल नहीं आ रहा, ऊपर से उसके नंबर्स खराब आ गए। वो शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। ना जाने इसके कैसे नक्षत्र और ऐसे योग चल रहे हैं, ये शेयर मंदी की चपेट से बाहर ही नहीं आ रहा। बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कोई कन्विक्शन नहीं, कोई लेवल्स नहीं, कुछ नहीं हो रहा है इस शेयर के अंदर। मैं तो उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जिनके पास टाटा केमिकल्स उनके पोर्टफोलियो में पड़ा है। मेरी तो उन लोगों के साथ सहानुभूति भी है थोड़ी बहुत। टाटा केमिकल्स वालों, थोड़ा जागो और शेयर को या इन्वेस्टर्स के लिए हित में कुछ करो। इस बार तो कंपनी ने घाटा दर्ज कर दिया है। कैसे पूछूँ, किससे पूछूँ? टेक्निकल वालों से पूछता हूँ, वो कहेंगे मत लो। फंडा वाले से कहूँगा, वो कहेंगे मत को। किससे पूछें फिर? राहुल शाह, एक काम आप करो, थोड़ा स्ट्रेटजिकली बताओ इसके अंदर टाटा केमिकल्स में जो लोग फंसे हुए हैं, 1000 के ऊपर के जो भी लोग फंसे हुए हैं, वो अपने मनोबल को अभी खोए तो नहीं ना? अच्छे दिन आएंगे, ऐसा समझे वो भी? तो मेरे ख्याल से देखो, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, बाजार में काफी ऑप्शंस अवेलेबल है ये गिरावट के बाद। अब तो मेरे ख्याल से अगर आप पूछते मुझे जब 26,000 की निफ्टी में और ये रहता है तो मैं बताता कि आप होल्ड करिए। आज की तारीख में मेरे ख्याल से स्टॉक अभी भी होल्ड किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा दर्जा लंबा और हो जाएगा। आई थिंक पेशेंस विल बी टेस्टेड। पूरा एक केमिकल एज अ सेक्टर भी है मेरे ख्याल से बाहर निकलते हुए तकलीफ हो रही है। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में दूसरे ऑप्शंस काफी अवेलेबल है वीजावी टाटा केमिकल, जो गिरावट में भी उतने ही गिरे हैं, और मेरे ख्याल से वहां पे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स और बेहतर हो जाए। तो मेरे ख्याल से मैं तो अवॉइड करने की राय दूंगा टाटा केमिकल्स में ये लेवल्स पे। ठीक है,
हालांकि केमिकल्स वाले शेयर्स भी चले हैं, लेकिन केमिकल्स वाले शेयर के साथ एक प्रॉब्लम होती है, 3 से 4 दिन चलते हैं फिर थोड़ा हाँफने लगते हैं। उस कड़ी के अंदर क्या यूपीएल ऐसा शेयर होने तो नहीं जा रहा? रचित खंडेलवाल, एक बार जरा यूपीएल के चार्ट देखो, हफ्ते भर में काफ़ी मज़ा आया। ये बाजार के चलने से पहले ही चलना शुरू हो गया था और बजट से पहले इसने उम्मीद जगाई थी। इनकी भी प्रॉब्लम्स यही है कि 4 दिन चलेंगे फिर ये रुक जाएगा ये शेयर। जरा यूपीएल चेक करो कितनी पावर है। कल इसने साल का हाई टेस्ट किया है, पैसे ज़्यादा नहीं बने इन्वेस्टर्स के, बट फिर भी साल का हाई है। सर, मंडे के शो में भी हमने यूपीएल डिस्कस किया था और तब इन लेवल्स के आसपास का ही टारगेट भी हम लोगों ने निकाला था। देखिए, केमिकल में आपकी बात बिल्कुल सही है कि 3-4 दिन चलते हैं फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक साइलेंट जोन में चले जाते हैं। मगर अब केमिकल के लिए एक और नजरिया है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। जिस तरीके से ट्रेड वॉर हो रहा है और चाइना जिस तरीके से और यूएस की सिचुएशन बन रही है, अब वो भी अपना जो टैरिफ कल उन्होंने अनाउंस कर दिया, चाइना भी काउंटर टैरिफ अनाउंस करके और उसको एग्जीक्यूशन में डालेगा। उसका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हमको केमिकल सेक्टर में जरूर देखने को मिल सकता है और उसके चलते मैं समझता हूं कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बी अ ट्रेडिंग बेट, बट हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेके चले तो केमिकल में अब जब तक हमारे ट्रम्प साहब हैं तब तक एक अपॉर्चुनिटी हमको जरूर बनती हुई दिख रही है कि हमारा केमिकल इंडस्ट्री एज अ होल थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो सकता है। अगर आपके पास है, आप इसको होल्ड करें। यहां से भी एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर आप 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लेके चलते हैं तो अराउंड 720 रुपए का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। 820 तक के लेवल्स यूपीएल पर नजर आ सकते हैं। ये व्यू केमिकल स्टॉक्स पर, टाटा केमिकल्स पर भी हमने चर्चा की। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के नजर रखते हुए हमने टाइटन और एशियन पेंट्स की बात की थी, लेकिन इसके अलावा नेस्ले, मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई कल मार्केट आवर्स के बाद। मैनेजमेंट ने कहा कि प्राइस हाइक्स लिए जाएंगे और ब्रोकरेज हाउसेस का भी नजरिया काफी पॉजिटिव है। नेस्ले स्टॉक पर रचित जी, आपकी क्या राय होगी? कल आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ स्टॉक कल बंद होता हुआ नजर आया था। देखिए, नेस्ले के साथ अब जो इन्होंने प्राइस हाइक की बात कर दी है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लॉन्ग अवेटेड भी था और ये इसलिए भी था क्योंकि जो अर्बन कंजम्पशन था उस पर एक डेंट था। अब अगर हम नेस्ले की बात करें और इसको हम चार्टिकल पैटर्न्स में भी देखें तो अराउंड 2330 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो आपको यहां से एक डिसेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है और वहां से करीबन 2520 का एक ऐसा लेवल है जो आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो 12 लाख रुपए वाली हम बातें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वो भी एक ट्रिगर पॉइंट बनेगा और प्राइस हाइक से मार्जिन इंप्रूव होने बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया नेस्ले इंडिया पर। इस बीच कुछ टायर कंपनियों पर फोकस करते हैं। जेके टायर के नतीजे काफी कमजोर रहे। सालाना आधार पर रेवेन्यूज में तो डिक्लाइन दिखा ही है, लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो 8.5% पर केवल मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 14.5% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो काफी कमजोर नतीजे जेके टायर से। राहुल सर, आपसे पूछना चाहूंगी, टायर कंपनियों पर आपका क्या व्यू रहेगा? जेके टायर के तो नतीजे काफी कमजोर रहे हैं। आई एग्री विथ यू कि टायर कंपनीज के अंदर जेके टायर का मेरे ख्याल से नतीजे बहुत ही कमजोर आए हुए, वही अपने प्राइस करेक्शन में देखें और हम जो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी करेक्ट अच्छे खासे हो चुके हैं स्टॉक के अंदर। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स कैसा रहेगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। पर जिस तरह से नतीजे आए हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार तो स्टॉक रुकना चाहिए। आई वुड प्रेफर उसके जगह अपोलो टायर्स या सीएट, ये दोनों में से मेरे प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी कि जहाँ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ज्यादा है, तो आई थिंक आई वुड प्रेफर दैट रेदर देन जेके टायर। सीएट, इन दोनों टायर कंपनियों पर नजरिया रिलेटिवली पॉजिटिव रहेगा वर्सेस जेके टायर जिसके नतीजे काफी कमजोर रहे। इस बीच ओएनजीसी पर एक रिपोर्ट आई है, मक्वेरी की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है। स्टॉक को अपग्रेड किया है उन्होंने, आउट परफॉर्म की राय दी है और टारगेट प्राइस जो पहले 250 रुपए था वो अब बढ़ाकर 310 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। संतोष जी, क्या राय होगी आपकी ओएनजीसी पर? यस, ओएनजीसी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे अपग्रेड्स देख रहे हैं बट चल नहीं पा रहा है।
और क्रूड के प्राइसेस नीचे है। हालांकि टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो एक 245 के आसपास बेस बनाया है, 265 का एक मेजर रेजिस्टेंस है जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, इमीडिएटली 260 का रेजिस्टेंस है। तो ये 260 से 65 का जो बैंड है, अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो एक संभावना बनेगी कि 280 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वेट कीजिए, अगर ये कोई आज स्ट्रेंथ दिखाता है और लेवल क्रॉस करता है तो फिर ट्रेड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह ओएनजीसी पर। इस बीच एलएनटी पर नजर डालेंगे। हमने कई कैपिटल गुड्स की बात की, मिश्र धातु इस स्टॉक पर डिफेंस कंपनियों से नजर डालेंगे। याद रखें कल नतीजे आए थे और नतीजों के बाद काफी एक्शन भी दिखा था इस स्टॉक पर, 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ था। रचित, क्या राय होगी मिश्र धातु इस स्टॉक पर? इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इतना क्लोजली इसको ट्रैक नहीं कर रहा हूं, तो इस पे कमेंट करना थोड़ा सा मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई डिफेंस सेक्टर से स्टॉक जहां पर आप राय लेना चाहेंगे और फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? देखिए, डिफेंस का एक स्टॉक जो हमने डिप्टी सर के साथ कवर किया था, HAL, उसका अभी भी हमारा एक टारगेट बाकी है 3800 का, और कल वो चला भी है और आज देख रहे हैं कि टारगेट अचीव होता हुआ दिखता है। तो इसमें आप 3800 रुपए का अगर टारगेट हिट हो जाता है तो फिर एक स्ट्रैटेजी रिवाइज करेंगे। अगर आप पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं तो 3680 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा और अराउंड 4000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये नजरिया HAL पर, लेकिन इसके अलावा हमने ऑलरेडी टाटा ग्रुप के एक स्टॉक की बात की। इसके अलावा ट्रेंट 6.5% की गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया था। और फास्ट फैशन रिटेलर शीन ने अपने इंडिया ऑपरेशंस फिर से एक बार शुरू कर दिए, ये खबर कल निकल कर आई थी, जिसके चलते ट्रेंट में कमजोरी दिखी। संतोष जी, आज के लिए आपकी रणनीति क्या होगी ट्रेंट पर? एक इंटरेस्टिंग चीज ये तो समझ में आ रही कि अभी जब मार्केट रिकवरी की है तो बहुत सारे स्टॉक जो वैल्यूएशन महंगे वो रिकवर नहीं कर रहे, तो शायद इन नियर टर्म एक थीम चल रहा है वैल्यू वर्सेस एक्सपेंसिव स्टॉक। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। नीचे जो सपोर्ट आएगा इसका 53-50 के आसपास आएगा, वो एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। वहां उसके नीचे बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं लगती, बट स्टॉक मुझे लगता है साइडवेज रहेगा। स्टॉक को 6600 का लेवल क्रॉस करने में थोड़ा चैलेंज आएगा। 6600 क्रॉस करता है तो फिर कोई शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, 6600 क्रॉस करना जरूरी है ट्रेंट के शेयर के लिए। ओपनिंग के टिक्स आ गए हैं और प्री ओपनिंग माफ कीजिएगा, और निफ्टी 50 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। देखते हैं अभी सेटल होगा, ये 5-6 मिनट में लेवल सेटल हो जाएंगे, इसके बाद फिर से इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के ही संकेत मिल रहे थे। वैसे राहुल जी, कैपिटल गुड्स शेयरों में कल हमने देखा कि बाइंग लौटी, बजट के बाद थोड़ी सी निराशा का माहौल बना था, तेज बिकवाली हमने देखी थी, लेकिन कल का सत्र अच्छा रहा। सीमेंस, ABB, BHEL, ये तमाम शेयर चलते हुए दिखाई दिए। वैल्यूएशन के लिहाज से आपको कैसे लग रहे हैं ये शेयर, और किसी को अगर लंबा सोचना हो क्या पोर्टफोलियो में 1-2 शेयर होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से आई वुड रिपीट द सेम थिंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखे कि 2021 से 2024 में जो रहा, तो गवर्नमेंट का फोकस था केपेक्स ड्रिवन, और वहां पे हमने देखे कि केपेक्स में सभी एक कुछ के स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी, तो उनकी जो ग्रोथ भी आ रही थी 20 से 30% ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी कैपेक्स एज अ साइकिल में कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर 7 से 10% की ग्रोथ आ सकती है। तो अगर ये हाई ग्रोथ जो था तो उसका पी जस्टिफाइड था। तो मेरे ख्याल से अभी जो हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जहां पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट रहेगा, जैसे मैंने आगे ही बताया लार्सन, बाकी सीमेंस, ABB, ये सब में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो रिटर्न्स इसमें जो होगी तो मेरे ख्याल से एक प्राइस करेक्ट एक पॉइंट पे होगा, फिर वहां से मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में एलोकेशन की जा सकती है। तो आई वुड रेदर अवॉइड सीमेंस, ABB, ये लेवल से पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए भी अभी भी, क्योंकि लग रहा है कि सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है थोड़े टाइम के लिए। तो उसमें से जो स्टॉक पिक रहेगा, जो वैल्यूएशन कंफर्ट रहेगा, वही स्टॉक खरीदना चाहिए। वो मुझे लग रहा है लार्सन। तो ये मेरी राय रहेगी कुछ स्टॉक्स के लिए। ठीक है, बाकी शेयर आप अवॉइड कीजिए कैपिटल गुड्स में भी, जिनमें इंफ्रा वाला भी प्ले है, और वो है लार्सन एंड टूब्रो, NAK-LNT। कल अच्छी तेजी हमने लार्सन के शेयर में देखी है, ये आप अपने रडार पर रख के चलिए। जरूरी था ये व्यू लेना। कैपिटल गुड्स में कल की जिस तरह की बाइंग लौटी है, उसको देखकर थोड़ा सा उत्साह बना था। लेकिन अब हमारे सहयोगी शरद दुबे को दोबारा से जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि आज वो कौन से 9 शेयर हैं जो खबरों के या रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन जरूर दिखाएंगे। शरद, बताइए कौन से शेयर हैं 9 के 9 रत्न? जी बिल्कुल, सबसे पहले टाइटन पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे नतीजे जो है कमज़ोर आए हैं। पैट एबिडा
जो है एस्टिमेट्स को मिस किया है। हालांकि देखिए ब्रोकरेजेस ने जो है एक थोड़ी सी बुलिश नज़रिया ज़रूर दी है, खासकर कि ज्वेलरी बिजनेस को लेके, जहां पे मार्जिन जो है एस्टिमेट से बेटर आए हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है मिले जुले रिएक्शंस दोनों जो है दिन में देखने मिल सकते हैं टाइटन के लिए। जेके टायर की बात करें तो कमज़ोर तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, जहाँ पे मार्जिन में बड़ी इम्पैक्ट आई है। हमारा जो तीसरा स्टॉक है इस पे बात करें तो यहाँ पे सन फार्मा रहेगा। पेशेंट के एनरोलमेंट जो उन्होंने कंप्लीट किए फिलोजन के साथ, जो कि एक कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग है। इसके अलावा जो है हमारा चौथा स्टॉक वो रहने वाला है MTNL। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है टेंडर इशू करेंगी मिड फरवरी में, जहाँ पे लैंड एसेट्स की जो है आप कह सकते हैं ऑक्शन देखने मिल सकता है। और याद रखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड और BML लैंड पे भी नज़र रखिएगा। इसके अलावा इसका एक और इम्पैक्ट आ सकता है PSU बैंक्स में, जहाँ पे लैंड मोनेटाइजेशन के कारण इनके डेट की रीपेमेंट देखने मिल सकती है। यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा जहाँ पे लैंड एसेट मोनेटाइजेशन का बज़ हो रहा है। तो PSU बैंक्स में भी तेज़ी आ सकती है। RCF की बात करें तो इन्होंने जो है अनाउंस किया है नैनो यूरिया प्लांट की कमेंसमेंट का ट्रॉम्बे रीजन में। कमिंस इंडिया, इन पे भी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रह सकता है। इनके जो पेरेंट कंपनी है कल शाम को जो है इन्होंने एक पॉजिटिव कमेंट्री भारत के बिजनेस को दी और उन्होंने कहा कि भारत की बिजनेस 10% बढ़ सकती है। रेवेन्यू खासकर की स्ट्रॉन्ग पावर जनरेशन डिमांड है उसको लेके। RVNL की बात करें तो लेटर ऑफ अवार्ड आया ईस्टर्न कोस्टल रेलवे से, जहां पे 404 करोड़ रुपए का जो है ये ऑर्डर देखने मिला। और जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ONGC नज़र में रहेगा। मैक्वारी की अपग्रेड आई है, यहाँ पे कंपनी को जो है आउट परफॉर्म कर दिया है। पहले न्यूट्रल था, टारगेट प्राइस भी 25% बढ़ा के लगभग 310 रुपए कर दिए है। प्रोडक्शन वॉल्यूम, CPS एस्टिमेट सबको बढ़ाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे अपडेट्स देने के लिए। MTNL के शेयर पर भी आज नजर रहेगी, क्योंकि सरकार फरवरी में जमीन की नीलामी के लिए टेंडर जारी करेगी और BSNL और MTNL से जुड़ी जो जमीनें हैं उसकी नीलामी होगी। यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे MTNL को लेकर कितना बुलिश होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये स्टॉक चलता है तो तेजी से चलता है, गिरता है तो फिर तेजी से गिरता भी है। 100 रुपए के भाव भी हमने देखा है, अब 50 रुपए के नीचे के भी प्राइसेस हैं। हाल फिलहाल थोड़ी तेजी आई है क्योंकि अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर बजट में कुछ बड़े ऐलान किए गए थे, तो ये शेयर चले थे। MTNL के लिए ये न्यूज़ कितनी बड़ी है और क्या आपको लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर दूर रहें इससे? मैं कोई ट्रैक नहीं कर रहा हूँ MTNL को काफी क्लोज से, तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि मैं उसमें कोई कमेंट करूँ MTNL के शेयर के ऊपर। अच्छा ठीक है, MTNL छोड़ दीजिए। PFC REC, संतोष आपसे जानना चाहेंगे, कल अच्छी तेजी दोनों के दोनों शेयरों में रही, इनफैक्ट बाकी NBFCs भी चल रहे थे बढ़िया से। PFC REC आपको कैसे लग रहे हैं और दोनों में से बेहतर क्या है? ये सभी जो कभी हमने डिस्कस वैसे किए हैं PFC REC, और लग रहा है कि पुल बैक जरूर आ सकता है। हालांकि अभी थोड़ा सा एक चैलेंज आएगा ऑन इमीडिएट बेसिस। PFC को 411 के आसपास 20 डे मूविंग एवरेज वो क्रॉस करने में कामयाब हुआ, तो एक संभावना बनेगी 400 आपके 25 रुपए तक के लेवल की। और सिमिलरली REC की बात करें तो REC को भी 20 डे मूविंग एवरेज जो आ रहा है इमीडिएटली आपका करीबन 450 रुपए के आसपास आ रहा है, उसको क्रॉस करता है तो एक संभावना इसमें भी 475 रुपए तक की बन सकती है। तो रिलेटिवली बेटर मुझे REC ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है। REC बेहतर लग रहा है। वॉलपुल, इसके जो नतीजे आए हैं वो अनुमान के मुताबिक आए हैं। आय में 12% की बढ़त है। मुनाफे की बात करें तो उसमें 80% की सॉलिड ग्रोथ है। हालांकि मार्जिन सपाट रहे हैं। एक जो खबर आई थी थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम किया था कि इसकी जो ग्लोबल पेरेंट है वो अपनी स्टेक को रिड्यूस कर रही है कंपनी, उसके बाद हमने शेयर में कमजोरी देखी थी। वॉलपुल कंपनी कैसी लगती है आपको राहुल जी? So again we'll not been able to recommend ये स्टॉक के अंदर कि हम वापस ये कवरेज नहीं कर रहे हैं स्टॉक के अंदर, बट मैं एक पूरा सेक्टर के अंदर व्यू जरूर दे सकता हूँ कि ये सेक्टर के अंदर व्हाइट गुड्स के अंदर मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के परिणाम थोड़े मिक्स आए थे, तो मेरे ख्याल से उसमें हम देखें तो उल्टा हमने देखे कि काफी गिरावट देखने को मिली क्वार्टर्स के नंबर के बाद। अभी वैल्यूएशन कूल ऑफ हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल है। ब्लू स्टार की बात करें तो आई थिंक इसी सेगमेंट के अंदर यहाँ पे भी अच्छी खासी मेरे ख्याल से ये कंपनी के नतीजे थे, तो मेरे ख्याल से ये दो स्टॉक्स जो है हम रेकमेंड करेंगे एंटायर व्हाइट गुड स्पेस के अंदर। ठीक है, ब्लू स्टार पर रिकमेंडेशन है, 2000 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। रचित, हैप्पीएस्ट माइंड से आप ट्रैक करते हैं, एक बार जरा इसका चार्ट देके बताइएगा, क्योंकि इसके नतीजे आए हैं और ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग का ये शिकार हुआ है शेयर। और नंबर्स की बात करें तो अनुमान के मुताबिक नंबर्स हैं, मुनाफे में और रेवेन्यू में 1.5 से 2% की हल्की सी ग्रोथ है।
देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड को अगर हम देखें तो अब कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है एट अराउंड 665। इन लेवल्स के आसपास आपको सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है और एक कंडीशनल बाय होगी। अगर इस सपोर्ट पे ये मेंटेन कर जाता है तो उन लेवल्स पे बाइंग की जाएगी। करंट लेवल्स पे मैं इसको छेड़ने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अपने सपोर्ट के बहुत ज्यादा पास है। 665 के आसपास आता है और सस्टेन करता है तो उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम एक डायरेक्शनल बाय कर सकते हैं और वहां से जब हम बाय करेंगे तो अराउंड 740 का एक ऐसा लेवल होगा जहां तक टारगेट आ सकता है। तो टेक्निकली आप देखें नो ट्रेड जोन पे है, नीचे आए सस्टेन करे बाय करें, ऊपर जाए बेचे। अभी कोई भी ट्रेड एडवाइजेबल नहीं है इसमें। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर ये व्यू। बाजार के जो लेवल सेटल हुए हैं आपको बता दें, निफ्टी 60 अंक ऊपर सेटल हुआ है, कल की तेजी को कंटिन्यू करेगा। 23,800 रुपए के ऊपर शुरुआत होते हुआ दिख रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों की मजबूती हमें निफ्टी बैंक में दिख रही है। शुरुआती ट्रेड में 50,400 के ऊपर जाकर लेवल सेटल हुए। देखते हैं आज चाल किस तरह की होती है। दारोमदार होगा दो बड़े बैंकों पर। अच्छा, एचडीएफसी बैंक को लेकर एक बार ना संतोष जी आपसे फिर से व्यू लेना चाहेंगे। कल बढ़िया क्लोजिंग, हमने 1750 रुपए के आसपास के भाव देखे, आज अच्छी शुरुआत के संकेत दे रहा है। एचडीएफसी बैंक में कहां तक के दायरे खुल गए हैं? यस, एचडीएफसी बैंक ने भी बॉटम बना दिया, बट अभी इस जंक्चर में ये 1735 से 1750 का एरिया, वह मुझे लगता है थोड़ा मोटा पॉज आ सकता है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन जैसे इससे 1750 निकाला तो नेक्स्ट टारगेट जो आएगा इसका 1785 रुपए तक का आएगा। तो व्यू बुलिश है, बट एक रेजिस्टेंस जोन में है, तो मे भी यहाँ से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो लोअर लेवल से फिर से खरीदारी देखने को मिलेगी। पटेल इस बीच हमारे साथ जुड़ रही है। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, जरा अपने ट्रेड बता देंगे आप? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। यहाँ पे बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से अभी फिलहाल काउंटर जो फोकस में है वो है गेल का काउंटर। गेल के काउंटर के अंदर अगर आप देखें तो बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है अराउंड 173 से 174 की लेवल्स के बीच में। प्री ओपन में हमें यहाँ पे 180 से प्लस के टिक्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा 190 से लेके 193 के लेवल्स तक। और आपको स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल नीचे ध्यान में रखना है तो अभी फिलहाल के लिए 174 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। तो ये ध्वनि के भी ट्रेड आपके सामने आ गए हैं। गेल एक और बढ़िया शेयर है, चाहे तो इस पर भी ट्रेड लिख सकते हैं। और हमने इसमें थोड़े ग्राफिक्स में आपने देखा चेंज भी क्या होगा। जब आप ये देखते हैं ना प्राइजेस, उसके नीचे हमने लास्ट 5 डेज का ट्रेंड भी डाला है ताकि आपको ये पता लग पाए पिछले 5 दिन में इस शेयर के साथ क्या हो रहा था। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से दिन कितना कितना कैसे कैसे चला है। एनी हाउ करीब 250 पॉइंट की बढ़त के साथ फ्रीज होने के बाद 50,400 पे खुलेगा बैंक निफ्टी। करीब 62 पॉइंट फ्रीज होने के बाद 23,800 के ऊपर, जस्ट 800 के ऊपर खुलेगा निफ्टी। तो दोनों अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खुल रहे हैं। 23,800 पार होते ही एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी मार्केट के अंदर और अब बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। 24,000 24,200 ईजिली अचीव किया जा सकता है। दूसरा बैंक निफ्टी 50,400 के ऊपर खुलेगा, लेकिन 50,500 का एक रेजिस्टेंस है, छोटा सा ये भी पार हो गया तो काम बन जाएगा। तो दोनों ही रेजिस्टेंस एरिया के अंदर खुल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज फिर से बड़े शेयरों का साथ इसको मिल जाएगा, जो कि इंस्टीट्यूशनल्स की शॉर्ट कवरिंग का या फिर उनकी तरफ से खरीदारी का काफ़ी हद तक सूचक होगा, सिंबॉलिक मीनिंग होगा। तो आप पहले 5-6 शेयर बड़े जिनकी मार्केट कैप के हिसाब से लगाना। आप अगर आप वो शेयर्स भी लगा के रखोगे ना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ पे मार्केट के अंदर बड़े शेयरों के साथ जो कंडीशनल काम हो रहा है वो बाजार को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ऑप्शंस वाले आज एक्टिव रहना, आज बढ़िया से ट्रेड आपको फिर से मिलेंगे। टिपिकली मार्केट कल के मूव के बाद एक लेसन तो दे रहा है कि अभी सेल ऑन राइज और बाइंग ऑन डिप्स दोनों का हो गया है। पहले सिर्फ सेल ऑन राइज का होता था, अब बाइंग ऑन डिप्स का भी मार्केट ये हो चुका है। आज जो बढ़ने वाले शेयर्स जिनके साथ आज गैप मिलने जा रहा है वो शेयर्स आपको मैं एक बार जल्दी बता देता हूँ, फिर तो खैर मार्केट खुल ही जाएगा। उसमें ONGC, BPCL, TCS ये गैप के साथ खुलेगा और जो गैप डाउन खुलेगा वो एशियन पेंट, ITC होटल्स और नेस्ले ये गैप डाउन खुलेंगे। मार्केट्स की ओपनिंग हुई है, बेल रिंग हुई है, 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। 50,300 350 के आसपास चल रहा है और वो 23,750 के ऊपर आकर चल रहा है। जैसे मैंने कहा हम रेजिस्टेंस एरिया में ही ओपन हो रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक बार रेजिस्टेंस से पार हो जाए तो फिर आपको और अच्छा मिलेगा। 23,800 810 पार होने दीजिएगा और 50,500 को पार होने दीजिएगा। वट एवर द फर्स्ट वो ड्रैग करता जाएगा। अब आप दोनों के लेवल्स सुन चुके हैं, दोनों लेवल्स को ध्यान में रखिएगा।
HDFC की आज ओपनिंग फिर से ठीक हुई है, अब हम 1730 के आसपास आ गए। याद रखिएगा 1720-30 इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बनाता है ये अपने, तो ये आज समय लेगा यहाँ पे 1720-30 वाले, इसलिए HDFC वाले ध्यान रखें। रिलायंस के अंदर कल की अच्छी क्लोजिंग के बाद आज अच्छी ओपनिंग नहीं हो रही है, बकायदा लाल निशान में है। दिखाना और भी 4-5 बड़े शेयर्स, फिर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जल्दी से दिखाते जाओ। इन्फोसिस, TCS, L&T, HUL, ठीक है, ये सभी शेयर्स दिखाते जाओ तो आप देख रहे होंगे ज़्यादातर शेयर्स इस समय आपको हर निशान में दिखेंगे। बाय द वे निफ्टी इस बीच थोड़ा डिप कर चुका है, यानी कि 60-70 पॉइंट ऊपर था, अभी हल्का सा प्रेशर है। एक बार जरा एक ग्राफिक्स चेक कीजिएगा, आपके पास शायद निफ्टी इन रेड आ रहा है, ये रेड नहीं है अभी भी, निफ्टी इन स्टिल इन द ग्रीन है। एक मिनट के लिए इसको हटा दीजिए फुल प्लेट को, एंड जो मैं स्टॉक्स बोल रहा हूँ खाली वही दिखाइए। यहाँ पे जो एरो डाउन है, निफ्टी इज नॉट इन डाउन पोजीशंस, निफ्टी इन ग्रीन, यस अभी थोड़ा ठीक हुआ है, अब बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका। अभी आप रखो इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आपके सामने बात रख रहे हैं, 190 पॉइंट ऊपर है। अच्छा एक और चीज़, इंडिया विक्स को हम रेंज में है 14, इतनी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। 1600 शेयर अभी भी एडवांसेस के अंदर हैं और डिक्लाइंस आपको करीब 400 शेयर्स का दिख रहा है। आज एनर्जी वाला सेक्टर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव लग रहा है, BPCL, HPCL ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये वापस से इकोनॉमीज़ के बूस्टअप होने का सिग्नल भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये खाली उसी क्रूड वगैरह का ही हो, तो कुछ ना कुछ और भी आप मार्केट में देख रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ और शेयर्स भी बताता हूं जो आज बढ़कर खुल रहे हैं। उसमें आप टाटा पावर दिखाइए 6% ऊपर, नंबर्स का रिएक्शन। इसके अलावा TTML 5% ऊपर, IEX 3% ऊपर, और जो आज कमज़ोर शेयर्स हैं उसमें एशियन पेंट, JK टायर और थर्मेक्स है, जिनमें गिरावट आज 3% तक की देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस ने खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया है, ये शेयर भी नोटिस करने वाला है। तो आप अलग अलग स्टॉक्स चेक कर रहे होंगे। आज अगर आप सेक्टोरली अभी चेक करें ना मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी तो खैर पोजीशंस बन रही है, बट ऑयल एंड गैस, ठीक है, इसके अलावा सीमेंट वाले शेयर, थोड़े बैंक्स के शेयर ये आज एक्टिव रहेंगे, सिलेक्शन इसी में से कीजिएगा। बैंक निफ्टी तो अपने जल्दी जल्दी लेवल्स को नहीं खो रहा, बट निफ्टी खो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस वेटेज। रिलायंस की वेटेज थोड़ा निफ्टी को डिस्टर्ब कर रही है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चंगा सी टाइप ही लग रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब हीट पे आप दिखाना शुरू कीजिए, फिर हम मेहमानों से कनेक्ट करके उनके ओपनिंग ट्रेड लेंगे। जल्दी जल्दी हीट पे आप दिखाते जाइए। BPCL सबसे ऊपर, ONGC सबसे ऊपर, ठीक, तो ये दोनों एनर्जी के शेयर्स होंगे। इसके अलावा कोल इंडिया भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पावर ग्रिड भी, पावर से जुड़ा हुआ एक और स्टॉक्स है, पावर और एनर्जी दोनों इंडेक्स में जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC और एक्सिस बैंक, इन सब में हरा निशान आपको दिख रहा है। IT के अंदर इन्फोसिस का और TCS का रोल इंपॉर्टेंट है, दोनों वेटेज बनाए रखें अपनी तो काम बन जाएगा। और FMCG के अंदर अब थोड़ा इसको ना बैक बर्नर पर डाल दो FMCG को 2-4 दिनों के लिए, अब थोड़ा आपको ना एग्रेसिव शेयर्स लेके आने पड़ेंगे सामने। कैसे? जैसे कमिंस और सीमेंस, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, बढ़िया चलेंगे। ऑटो के स्टॉक्स, मारुति बहुत बढ़िया चलेगा, टाटा मोटर्स बढ़िया चल सकता है। IT में TCS, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, SCL टेक, टेक महिंद्रा बढ़िया चल सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज बढ़िया चलेंगे, मेटल्स बढ़िया चलेंगे, मेटल्स के अंदर ग्लोबल पुल बैक ठीक होगा तो चलेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगा, ठीक। ऑटोस के शेयर्स आपको नोटिस करवाने होंगे, टाटा मोटर्स आज 0.5% ऊपर है, तो ऐसे शेयर्स पकड़ो अब आप ना थोड़े डिफेंसिव शेयर्स को पीछे जाने देना। अब आप ना जाने उसमें फार्मा में मत जाना जल्दी जल्दी, ना हेल्थ केयर पे जाना इस समय जल्दी जल्दी। आपको ऐसे शेयर्स चाहिए जहाँ पे थोड़ा मतलब जो पहले थोड़े टूटे हुए और जिनका बीटा हाई हो, यानी कि तेज़ी से मूवमेंट करते हो, वो सारे शेयर्स हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए। मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग का ट्रेड रख रहे हैं। तो कल की बड़ी तेजी के बाद आज बाजार में सदी भी शुरुआत हुई है और निफ्टी हल्के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर स्ट्रेंथ अभी भी है। 12 में से 9 शेयर आज मजबूत दिखेंगे। जो शेयर नहीं चल रहे हैं वो है ICICI बैंक, AU बैंक और SBI। ICICI बैंक और SBI में कल अच्छी तेजी हमने देखी है, लेकिन आज सरकारी बैंकों का खेमा एक्टिव हुआ। अब चूंकि वेटेज ज़्यादा नहीं है तो आपको ज़्यादा फ्रंट पर दिखेंगे नहीं। PNB और कैनरा बैंक में 1 से 1.5% की मजबूती पर शुरुआत हुई है और HDFC बैंक से आज भी निफ्टी बैंक को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बाजार में एक खेमा जो एक्टिव है उसको हाईलाइट कर देते हैं और वो है एनर्जी का खेमा। BPCL, ONGC,
इसके अलावा पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये तमाम शेयर आज आपको मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे और निफ्टी के ये पार्ट भी हैं। एशियन पेंट्स कमजोर नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि 4% का गिरावट का शिकार हो रहा है और निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। कंजम्पशन में भी अब धीरे धीरे थोड़ा सा लोगों के लिए मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। कल भी हमने कमजोरी देखी और आज भी हम देख रहे हैं कि ये थोड़े बैक सीट ले रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये तमाम शेयर HUL गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। अपनी ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत ध्वनि आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या स्पॉट किया बाजार में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। यहाँ पे मेरी तरफ से दो काउंटर्स जो मुझे पसंद आ रहे हैं ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से। तो सबसे पहला BSE का काउंटर है। इस काउंटर के अंदर हमने गिरावट देखी थी, बट ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड। आज के सेशन में भी हमें यहाँ पे इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करा जा सकता है। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट है वो 6050 का रहेगा और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो आपको इसमें मेंटेन करके रखना है तो 5450 का लेवल है, वो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करके रखें। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो फार्मा सेक्टर से है। शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है इसके अंदर। ल्यूपिन के अंदर यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट पे खरीदारी देखने को मिल रही है और वॉल्यूम्स का इजाफा भी इसके अंदर जो है वो काफी अच्छी बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप लूपिन को खरीद के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 2165 का टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल नीचे ध्यान में रखना है तो 2098 का रहेगा। ठीक है, 2098, 2100 से थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है ल्यूपिन में और 2165 ये टारगेट होगा 2165 रुपए का ल्यूपिन के शेयर में। 1% की तेजी के साथ ठीक ठाक शुरुआत की। और दूसरा जो शेयर है वो है BSE का। आज हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड, एक्सचेंज रिलेटेड शेयरों में फिर से एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। एंजल वन आज वायदा का टॉप गेनर है, करीब 6% के आसपास की तेजी के साथ। BSE के टारगेट नोट कर लीजिए, 6050 का टारगेट होगा, 5450 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। ये दो बाय ट्रेड होंगे ध्वनि की तरफ से। संतोष जी, आपने क्या खोजा है बाजार में और क्या मिला है बढ़िया ट्रेड आपको? ओके, सो मेरा भी वैसे तो मेरे भी रेडार पे BSE था, लेकिन मैं BSE और ध्वनि जी ने ले लिया तो मैं इसका दूसरा प्लेयर को लेता हूँ MCX। हालांकि ये भी ऑलरेडी चल चुका है 3.5%, बाकी स्पेस और है तो आपको आधे घंटे में और शायद अपसाइड देखने को मिले। यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 6130 का और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 6030 का। ठीक है, 6130, 6060 नजदीक का स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का टारगेट। आज देखिए MCX हो, IX हो, CDSL, कैम्स, BSE, एंजल वन, ये सारे के सारे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड ये शेयर्स हैं और चौतरफा आज हम खरीदारी बनते हुए देख रहे हैं। ध्वनि, एक और शेयर के बारे में राय दीजिए। हम बायोकॉन में फिर से स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए देख रहे हैं और ये शेयर 400 रुपए की तरफ फिर से कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे। क्या बायोकॉन एक अच्छा बेट साबित हो सकता है? जी बिल्कुल अभिषेक जी। यहाँ पे बायोकॉन ओवरऑल आज हम जिस हिसाब से यहाँ पे खरीदारी देख रहे हैं, इसके अंदर एक ब्रेकआउट लेवल के पास काउंटर फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। अगर आप ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इन्हीं लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था काउंटर के अंदर। करंट लेवल से आप इसके अंदर डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि जिस हिसाब से इसके अंदर गेन्स देखने को मिल रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा। इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रखना रहेगा नीचे तो 366 का लेवल जो है वो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस के लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे ही स्टॉक 400 के लेवल ऊपर की तरफ पार करता है तो इसके अंदर फर्दर मोमेंटम भी है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे नहीं बट पोजिशनल बेसिस पे इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, पोजिशनल बेसिस पर थोड़ा सा आपको लंबा समय देना पड़ेगा। बायोकॉन के लिए 382 रुपए का भाव है, आज 3% के आसपास की तेजी है। कंज्यूमर स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं कि ठहराव आ गया, लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस या फिर ऑटो फाइनेंस से भी जुड़ी जो कंपनीज है ना, वहां पर तेजी है। एक शेयर आप जरा लेकर आइए श्रीराम फाइनेंस का। 500 रुपए के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन किया और उसके बाद ये शेयर लगातार चल रहा है। कल के सत्र में भी बढ़िया मजबूती रही और आज भी शुरुआत इसने ठीक ठाक की है, 2% के आसपास की। संतोष, क्या टारगेट आप देख रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के? क्या खरीदने के लिए ठीक शेयर है ये? यस, कल की थीम की बात करें तो कल की थीम यही थी आपका NBFC और स्पेशली ऑटो फाइनेंस कंपनी। आज भी वो थीम जारी है, मोमेंटम जारी है और स्टॉक ने आज अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। तो इस स्पेस से 610 का एक टारगेट आ रहा है जो 100 डे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा आज के लो का 577। 577 रुपए का स्टॉप लॉस होगा श्रीराम फाइनेंस के लिए। 585 रुपए का भाव है तो 8 रुपए नीचे का ही स्टॉप लॉस है। इंडसइंड बैंक लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें 7-8 सत्र की तेजी हो गई है। 925 रुपए वाला शेयर अब हो गया है 1150 रुपए का। बढ़िया तेजी इसमें बनी है। ध्वनि, इसके जरा टारगेट बताइए और
बैंकिंग में अगर चुनना हो तो आपको अगर इसके अलावा भी कोई अगर बैंक सही लग रहा हो उसका भी आप नाम ले सकती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभिषेक जी, इंडसइंड बैंक जो है इसका लगातार हम देख रहे हैं पिछले यहाँ पे 7 सेशंस, आज 7वां सेशन है जहां पर इसके अंदर ये तेजी देखने को मिल रही है और इट्स नियर अ रेजिस्टेंस लेवल। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो यहाँ पे 1095 के लेवल्स के पास देखने को मिल रहा था, तो रेजिस्टेंस के पास फिलहाल के लिए काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो हाल फिलहाल में मैं इसके अंदर कोई फ्रेश खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगी। आप इसके अंदर जो पोजीशंस है उसको होल्ड कर सकते हैं। 1090 का जो लेवल बन रहा है वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और अपनी पोजीशंस को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर ले। और आपको अगर मूव करना है बैंकिंग क्षेत्र में ही तो आप कैनरा बैंक का जो यहाँ पे काउंटर है उसको पसंद कर सकते हैं। कैनरा बैंक के अंदर आज जिस हिसाब से यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे, तो डेफिनेटली ये एक कमेंडेबल मूव है ऑन द हायर साइड और मोमेंटम ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। बट डेली स्ट्रक्चर्स पे भी अगर देखें तो बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा बना है नीचे 90 के लेवल के पास, और वहां से हमें इसके अंदर जो अप मूव है वो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। टारगेट्स जो इसके अंदर बन रहे हैं तो 100 रुपीज 101 रुपीज तक का इसके अंदर अप मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको नीचे 91 का लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको 91 का लेवल ध्यान में रखना है। 100 रुपीज के ऊपर निकलता हुआ ये शेयर दिख रहा है, केनरा बैंक का मजबूत स्ट्रक्चर। आज हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स के कमजोर नतीजा है तो बाकी पेंट शेयरों का भी मूड खराब हो रहा है। एशियन पेंट्स के साथ साथ हम बर्जर में कमजोरी देख रहे हैं, कंसाई नेरोलेक में भी आधे % के आसपास ही कमजोरी है, तो ये स्पेस कमजोर है। और इसके समेत अगर आप पूरे कंजम्पशन को देखेंगे तो जो बजट और बजट के एक दिन बाद जो स्ट्रेंथ दिखी वो फिजल आउट होती हुई दिख रही है। और वेटेज के लिहाज से भी चूंकि ज्यादा कोई मायने नहीं रखते हैं, इसके चलते आप इंडेक्स पर उसका प्रभाव उतना ज्यादा देखेंगे नहीं। एक शेयर के बारे में और जिक्र करना चाहेंगे, वो है MTNL। जैसे कि हमने आपको ब्रेक मार्केट खोलने से पहले खबर दिखाई थी कि इनकी जमीन बिक्री को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। शेयर में हम 17-18% के आसपास का उछाल फिलहाल देख रहे हैं। 55-56 रुपए का भाव आपको दिखेगा। संतोष, एक बार इंटरग्लोब को लेकर व्यू दीजिए। शुरुआत तो इंटरग्लोब ने ठीक की है, कहां तक जाएगा? यस, इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो तेजी बनी थी, फिर 2 दिन पुल बैक देखने को मिला, बट वापस खरीदारी लौटते दिख रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक तो पोर्टफोलियो में तो रहना ही चाहिए, बट एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि 4500 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। 4500 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका जो टारगेट आ रहा है इस महीने का वो आ रहा है 4725 का। तो आप पोजिशनल बेसिस पे कल का लो जो करीबन 4300 का वो स्टॉप लॉस लगाकर पहला टारगेट 4520, दूसरा टारगेट 4725 के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। स्पीड चाहिए होती है ओपनिंग के अंदर मार्केट की, वो थोड़ी सी रुकी हुई है। रुकी हुई इन द सेंस मतलब बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है वो, बट थोड़ा और तेज़ी आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, फिर भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं। थोड़ा रिलायंस आज अभी स्पीड नहीं पकड़ रहा, ये एक इम्पॉर्टेंट फेलियर साबित ना हो जाए, बस यही एक पॉइंट है मेरे मन में चल रहा है और कुछ नहीं है। मेरे को रिलायंस आज किसी भी तरह से हरे निशान में चाहिए या फिर थोड़ी सी और तेज़ी चाहिए, तो मार्केट के अंदर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लॉन्ग पोजीशंस चेक करता हूँ, जहाँ जहाँ पे आज फ्रेश बाइंग हो रही है, लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, जरा वो वाला हिस्सा मैं आपके सामने नोटिस कराता हूँ मैं। ध्वनि, एक बार जरा आप शेयर चेक करना, 3-4 शेयर बैक टू बैक पूछ रहा हूँ आपसे मैं। एक तो जरा आप 1 मिनट, हाँ यस 25% यस। टॉरेंट पावर चेक करना, टॉरेंट पावर चलेगा क्या आज? और जी बिल्कुल, यहाँ पे डिम्पी जी टॉरेंट पावर का जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा है 1300 की लेवल के पास, और यहाँ से इसके अंदर ये जो बाउंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस का नजरिया तो ना बना है इसके अंदर, बट पोजिशनली इसके अंदर जैसे ही स्टॉक यहाँ पे ऊपर 1500 के लेवल पार करता है, 1520 के लेवल, तो इसके अंदर एक नई तेजी देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट जो है वो डेली स्ट्रक्चर पे क्लियरली इन लेवल्स के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली नीचे 1300 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं और फर्दर पोजीशंस में एडिशन कर सकते हैं। 1520 के लेवल के ऊपर और 1700 का टारगेट बनेगा। 1500 का टारगेट है, 1520 के ऊपर आपको इसमें एडिशन करनी है। स्टॉप लॉसेस वगैरह आपने सब छाप दिए हैं, आप नोटिस करते जाइएगा। पहले से है तो ज़्यादा मत लेना, अगर पोजीशंस को होल्ड करना है तो थोड़ा होल्ड भी करना। हाँ, एक शेयर और है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 2444 रुपये का चल रहा है। धोनी जरा इसको भी चेक करो तो आप। यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज का काउंटर डिम्पी जी काफी टाइम से मेरे रडार पे है। इनफैक्ट स्टॉक ने जो बेस फॉर्मेशन बनाई यहाँ पे 2100 की लेवल के पास, जो हमने पहले ही रीटेस्ट करी थी मार्च 24 में, उन्हीं लेवल्स के पास से हमें बाउंस देखने को मिला है।
आज के सेशन में यहाँ पे हल्की सी आपको एक टॉप से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी इसका जो बन रहा था 25-30 के लेवल्स के पास, उसको भी वापस से रीटेस्ट करा है। तो हाल फिलहाल में यहाँ पे कोई पोजीशंस बनाने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगी मैं। इनफैक्ट जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो यहाँ पे निकलने के लिए सोच सकते हैं। वैसे तो मैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पोजीशंस बनाने के इस समय हक बनी हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर एग्रेशन है, बट फिर भी ल्यूपिन के अंदर कुछ बाइंग हुई है और अभी हो भी रही है। ये एक बार जरा ल्यूपिन दिखाना, तो ध्वनि जरा आप चेक करो, ल्यूपिन में दम ज़्यादा है क्या? एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दिखा रहा है फार्मा में ये। डिम्पी जी, ये मेरे ओपनिंग ट्रेड्स में था ल्यूपिन का काउंटर, जहां पे मैंने ल्यूपिन के अंदर बाय सजेस्ट करा है और आपको डेफिनेटली इसके अंदर जो तेजी है वो ऑन द हायर लेवल्स देखने को मिल सकती है। पोजिशनली तो इसके अंदर आपको 2300 तक के लेवल्स भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको नीचे जो लेवल ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे 2098 का लेवल बनता है। बर्जर पेंट आया है 3.5% नीचे, ह्यूज बिल्डअप है। एशियन पेंट भी नीचे है, ये दोनों भाई नीचे है। एक बार जरा नेस्ले भी दिखाना, और माफ़ कीजिए नैरोलैक भी दिखाना, नैरोलैक भी दिखा दो एक बार। और एक सिरका पेंट के नाम से एक कंपनी होगी, जरा वो भी दिखाना, जरा सभी चेक कर लेते हैं क्या सिर्फ दोनों में प्रॉब्लम है क्या सभी में है। सिरका पेंट, नैरोलैक, बर्जर, एशियन और कौन सा पेंट है अच्छा बड़ा, एक शालीमार पेंट के नाम से भी कंपनी होगी, शालीमार पेंट, जरा वो भी दिखाना, दिखाइए जरा जल्दी से। हाँ, तो ज़्यादा कन्विक्शन है नहीं और सभी के सभी पेंट कंपनीज ख़राब हैं। ठीक है, बर्जर पेंट और क्रैक हो सकता है क्या संतोष सर? ज़रा चेक करना आप। यस, बर्जर पेंट की बात करें तो क्रैक अब थोड़ा सा मुश्किल है, रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट साइड में फेवरेबल नहीं है, लेकिन मैं बाइंग की सलाह भी नहीं दूंगा क्योंकि ये 470-65 की रेंज में किसको अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो मे भी यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करें। इन केस ये 465 के नीचे फिसलता है तो फिर रिस्क बनेगा कि इसके जो प्रीवियस लो थे 440 के आसपास के, वो टेस्ट होते नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए स्टॉक मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। बैक इन ग्रीन, रिलायंस आ चुका है ऊपर हरे निशान में। अब आपको लग रहा है लाल निशान हरे निशान भी नोटिस हो रहा है। बॉस, बड़ा नोटिस होता है। बड़ा शेयर जब तक सिस्टम में एक्टिव नहीं होगा तब तक आप बहुत बड़ी मार्केट के अंदर खिंचाव नहीं देखेंगे। देखो, शुरुआत में 4 रुपये नीचे था, जब तक ये लाल निशान में रहा निफ्टी के अंदर जान नहीं आ रही थी। निफ्टी अब वापस से जान आ रही है। टिक्स पर टिक देखेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। आज रिलायंस 1300-1310 तक के लगा सकता है लेवल्स। ध्वनि आपको तो याद ही होगा, आपने भी कॉल दी थी, प्रशांत सावंत ने कॉल दी, रचित ने कॉल दी और संतोष सर भी इस पे बुलिश थे। काफ़ी सारे एनालिस्ट जो हैं और वो रिलायंस पे बुलिश हैं, तो इसलिए रिलायंस एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पर यहाँ पे काम करेगा। चलिए, मेरे सहयोगी के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो पूछेंगे अब आपसे। बाजार में देखिए रिलायंस थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए लोअर लेवल से आप देख रहे होंगे कि हल्की सी तेजी और बनी है। निफ्टी बैंक में हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आया है। अब जो तेजी रह गई है वो 100 अंकों के आसपास की ही रह गई है। लेकिन कुछ शेयरों में कल के बाद हम देख रहे हैं कि आज फॉलो बाइंग आ रही है, उनकी जरा चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं। कैस्ट्रॉल के बारे में कल हमने चर्चा की थी संतोष, और नंबर्स इसके अच्छे आए थे कैस्ट्रॉल के। आज फिर से हम देखिए 5% का मूव देख रहे हैं, 200 रुपए के आसपास पहुंच गया है। ये मोमेंटम जो बना है, बिल्ड हुआ है कैस्ट्रॉल में, ये कहां तक ले जाएगा और नई तेजी करनी है या फिर जिन्होंने पोजीशन पुरानी ली है वो होल्ड करें? ये अभी स्पेस है, मुझे लगता है कि इसमें 205-206 तक के अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कोई 9-10 रुपए के लिए प्ले करना चाहे तो खरीदारी कर सकता है अभी भी, और जिसके पास है तो वो 205 रुपए के आसपास आए तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले। वहां जाके थोड़ा अटकेगा ये स्टॉक, तो जिसके पास है वो बने रहे फॉर द टारगेट ऑफ 205। अगर कोई फ्रेश लेता है तो इसको लिए स्टॉप लॉस रहेगा 194 का और टारगेट रहेगा 205 का। 205 रुपए का टारगेट, एक छोटे से टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं कैस्ट्रॉल को। यहां से और अभी मूव आएगा। आज हम ईएमएस वाले शेयरों में फिर से तेजी देख रहे हैं और 15,000 रुपए के ऊपर भाव निकला है डिक्सन टेक का। लेकिन डिक्सन टेक चूंकि बड़े साइज का शेयर है, चला बहुत है, जो बाकी कंपनी से वहां पर हम एक्शन देख रहे हैं। आप देखिए अंबर एंटरप्राइजेज में बढ़िया तेजी है, इसके अलावा केन्स टेक में भी तेजी है, लेकिन अंबर की तेजी थोड़ी सी ज्यादा है, 3% के आसपास की तेजी आज आप फिर से देखेंगे अंबर एंटरप्राइजेज में। 4.5% ऊपर है, 7,230 पर। ध्वनि, अंबर एंटरप्राइजेज कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए कल भी तेजी, आज भी अच्छी तेजी। जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे अगर आप पिछले 5 सेशन से देखें तो यहाँ पे इसके अंदर तेजी ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ऑन द हायर साइड यहाँ पे स्टॉक जो है वो डेली स्ट्रक्चर पे एक ब्रेकआउट लेवल के पास है। जैसे ही ऊपर की तरफ में
7270 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी जो है इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकता है। इनफैक्ट लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखें तो वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट इसके अंदर जो है वो काफी यहाँ पे अपने जो अपमूव है उसको दर्शा रहा है, तो कन्विक्शन स्ट्रांगली बन रहा है। फ्रेश खरीदारी की सलाह मैं दूंगी 7270 के लेवल क्रॉस करने के बाद। उसके बाद इसके अंदर कोई भी एक रेजिस्टेंस है वो देखने को नहीं मिल रहा है 8115 के लेवल्स तक। तो 8115 के लेवल्स तक आप इसको बाय करके चल सकते हैं 7270 के लेवल क्रॉस करने के बाद। और नीचे स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 6970 का लेवल। 6970 का स्टॉप लॉस होगा। अच्छी तेजी अभी अंबर एंटरप्राइजेज में आपके लिए और बनेगी। आज अगर हम ऑयल एंड गैस पूरे ब्रॉडर सेंस में अगर हम देखेंगे तो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज या फिर ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनीज सारी की सारी चल रही हैं। बीपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, आईओसी, एचपीसीएल, हर तरफ आज तेजी देखने को मिल रही है और ठीक ठाक तेजी है। आप अगर देखेंगे एचपीसीएल के शेयर में तो 4% के आसपास के बढ़िया मूव्स हैं। संतोष, आपके रडार पर कोई शेयर है इस स्पेस से? यस, ऑयल एंड गैस की बात करें तो मुझे लग रहा है एक तो ऑयल इंडिया पर नजर रखिए, ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है तो एक अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है 434 की ओर, इसमें खरीदारी की जा सकती है। और अगर गैस स्पेस की बात करें तो मुझे एमजीएल बेटर नजर आता है। इस स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। संभावना है कि इसमें 1430 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, तो ये एक ट्रेड हो सकता है जो यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1330 का। 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 1430 रुपए का टारगेट हो गया एमजीएल के लिए। नेस्ले में हम क्रैक देख रहे हैं। देखिए, कंजम्पशन वाले शेयर चले लेकिन नेस्ले आज दूसरे दिन जो बजट वाले गेन्स थे ना उसको सरेंडर कर रहा है। 3% की तेज गिरावट हम नेस्ले में देख रहे हैं। और उसके अलावा ब्रिटानिया, एचयूएल, ये सारे शेयर भी कमजोर हैं। नेस्ले अभी और नीचे जाएगा क्या ध्वनि? और शॉर्ट करें या फिर अवॉइड करें इसको अभी? देखिए यहाँ पे अभिषेक जी, इसके अंदर एक काउंटर स्पेसिफिक ट्रेड तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट इसके अंदर चार्टिकल स्ट्रक्चर को अगर देखते हुए तो स्टॉक ने यहाँ पे बजट डे को एक ब्रेकआउट दिया, उसको सस्टेन नहीं करा और आज के सेशन में हम उस ब्रेकआउट का भी वापस से रीटेस्ट होके उसके वापस नीचे तरफ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर कमजोरी जो है वो और देखने को मिल सकती है, बट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि ये जो गिरावट है वो 2140 2150 के लेवल्स के पास इसके अंदर एक बेस लेवल भी बना है जहां पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो ऑन द हायर साइड बन रहा है जहां पे 2325 का लेवल बनता है जो एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर ऑलमोस्ट 1:1 का यहाँ पे बनता है, फेवरेबल नहीं रहेगा ज्यादा ट्रेड लेने के लिहाज से। बट नीचे की तरफ जैसे ही 2140 का लेवल ये रीटेस्ट करता है तो वहां पे आप रिविजिट कर सकते हैं इसको अंदर। नेस्ले के साथ साथ ध्वनि आप जरा मैरिको चेक कीजिए। मैरिको में आज हम थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स बुलिश थे और मैरिको के चार्ट को अच्छा बता रहे थे। कोई ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हुआ है ना? जिनकी तेजी की पोजीशन है क्या उसको अभी बरकरार रखें? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे अभिषेक जी अगर आपका तेजी का यहाँ पे सौदा बना हुआ है तो उसको होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी। इस गिरावट के अंदर भी कोई भी एक चार्टिकल स्ट्रक्चर रीचेंज हुआ है वो वाला सिनेरियो नहीं बन रहा है। इनफैक्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है वो बेस फॉर्मेशन आपको 650 के लेवल्स के पास क्लियरली देखने को मिल रहा है। वहां से स्टॉक के अंदर जो बाउंस है वो यहाँ पे काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक रिवर्सल नहीं हुआ है, तेजी के सौदे ना काटे। इनफैक्ट 650 के लेवल्स के पास आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 650 के स्तर अगर दिख जाएं तो फर्दर यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन ऐसे बिल्कुल इंटैक्ट रखने की राय। इस बीच बाजार में तेजी बढ़ रही है और आउट परफॉर्मेंस आज ब्रॉडर मार्केट से नजर आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा खासा एक्शन और मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे करीब 650 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई सारे स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगे मिड कैप में, छोटी मझौली कंपनियों में, जहां पर एंट्री पॉइंट्स बनते हुए दिखेंगे। लेकिन आइए हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। नरेश मिरानी है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग नरेश, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए आपकी नजर कहां है इस मजबूत बाजार में? बैंकिंग एज अ सेक्टर काफी अच्छा लगता है अगर हम देखें तो। यहाँ पे जो नाम है जो मुझे अच्छे लगते हैं, सबसे पहले है कोटक बैंक, जहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है 1920 के ऊपर। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे और डिप पे भी बाई रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 1880, पोजिशनल टारगेट होगा 2050 का। दूसरा बाय होगा इंडसइंड बैंक पर, जहाँ पे काफी करेक्शन आया लास्ट 2 महीने में और बॉटमिंग आउट के बाद अच्छा मोमेंटम है। लास्ट 3 दिन से अच्छा मोमेंटम बरकरार है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी व्यू ये है करंट लेवल पे भी बाई है और डिप पे भी बाई होगा। स्टॉप लॉस होगा 1010, टारगेट होगा 1150।
सो दो स्टॉक्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भरोसा बिल्कुल कायम है और शुक्रवार के सेशन में क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है और नए गवर्नर की अगुवाई में इस बार क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी। सो इस इवेंट पर भी नजर है, बजट के बाद इंपॉर्टेंट इवेंट जिसे वॉच आउट हमने करना होगा। और बैंक्स फाइनेंशियल्स में कोटक महिंद्रा बैंक ऑलमोस्ट 2000 के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। नूरिश मिरानी की तरफ से उनकी राय। कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त बाजार में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं और साथ ही आईटी का खेमा है। इन्फोसिस आप देख पाएंगे, टीसीएस देख पाएंगे जहां पर हरे निशान के साथ मजबूती का ट्रेंड है। वहीं एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन। एशियन पेंट्स, एमएनएम, एचयूएल, आईटीसी, आयशर मोटर्स यहां पर बिकवाली का दबाव। लेकिन ताजा खरीदारी अगर देखेंगे नरेश, इस वक्त एक्सचेंज एंसिलरी में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट में पहले दिन 3 कैंडिडेट जो खड़े हैं वो है एंजल वन, एमसीएक्स और सीडीएसएल। अच्छी खासी मजबूती, ऑलमोस्ट 3.5 से लेकर 5-6% तक की मजबूती। एंजल वन के फ्यूचर्स को अगर देखें 6% के अप मूव्स। कैसे देख रहे हैं इन स्टॉक्स को आप? शॉर्ट टर्म बाउंस बैक है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो वीक हो गया ये सेगमेंट में। एमसीएक्स ने भी अच्छा करेक्शन दिया है, तो बाउंस बैक ट्रेड है यहाँ से और 4-5% अपसाइड आ सकती है, फिर उसके बाद वापस से साइडवेज होगा। मैं इसमें प्रेफर करूंगा आईएक्स, जो एक स्टॉक है जिसने बहुत टाइम तक डिसअपॉइंट किया है। शॉर्ट टर्म में आज ब्रेकआउट है, तो ये सस्टेन करेगा तो ये एक बड़ा मूव कर सकता है 200-220 तक का। डिफरेंट काउंटर इनफैक्ट आईईएक्स पर फोकस होना चाहिए। करीब 4% की तेजी यहाँ पर। एक्सचेंज एंसिलरीज में इस वक्त भले हम फ्रॉथ देख रहे हैं लेकिन पोजीशन से उसे इंटैक्ट जरूर रखा जा सकता है। नई पोजीशन के लिए एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, हालांकि आईईएक्स पर एक नजर जरूर होनी चाहिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल के चार्ट्स को पुल अप करना होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 6 से 7% की तेजी। दिन की शुरुआत से ही एक्शन जो है बरकरार। इस वक्त भी हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस। एग्री सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी, आपसे ही जानना चाहेंगे, फंडामेंटली तो काफी सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि कोरोमंडल इंटरनेशनल के हक में है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, ऑन अ कैगर बेसिस भी अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखती है। टेक्निकली चार्ट्स पर कोई राय होगी? टेक्निकली अगर हम देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में काफी स्ट्रांग रहा है स्टॉक, बड़ा करेक्शन भी नहीं आया इसमें। जो प्रीवियस ब्रेकआउट था 1880-1900 का, उसके बाद फेलियर हुआ मार्केट के साथ, बट अभी फिर से 1880 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मोमेंटम को देख के ऐसा लगता है कि इवेंचुअली एक नया ऑल टाइम हाई आ सकता है यहाँ पे 2000-2100 तक का। करंट लेवल्स पे बाई रहेगा, स्टॉप लॉस होगा 1850 का। ठीक है, तो ये राय एक बार कोरोमंडल इंटरनेशनल पर हमें मिलती हुई। लेकिन आइए अब, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़िया एक्शन नजर आ रहा है तो कुछ कैंडिडेट्स वहां पर भी ढूंढते हैं। मिड कैप छोटी मझौली कंपनियों में कहां पर एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है और ध्वनि के पसंदीदा शेयर्स उसमें कौन से हैं? देखिए, ऑन दी फेस ऑफ इट हम देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक, बायकॉन जैसे काउंटर्स है जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। एमएफएसएल का स्टॉक कल भी चल गया और एक्सचेंज एंसिलरी से ही जुड़े स्टॉक्स जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया, इसमें बीएसई लिमिटेड पर भी नजर होनी चाहिए। 3% तक की तेजी। गुड मॉर्निंग ध्वनि। लगातार एक्सचेंज एंसिलरी में जब भी डिस्कशन होता है बीएसई लिमिटेड की बात होती है और वन सच जो कि पिछले दिनों एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दे रहा था और अब वापस से वन साइड अप मूव दिखा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे मानसी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। यहाँ पर जैसे हम बीएससी का काउंटर डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा ओपनिंग ट्रेड जो था वो बीएससी और लुपिन इन 2 काउंटर्स पे था और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो बढ़त है वो हमें कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है। डेफिनेटली बीएससी के साइड बुलिश नजरिया ही बनता है। ऊपर की तरफ 6050 का जो यहाँ पे लेवल है वो एक टारगेट की तरह यहाँ पे मानकर यहाँ पे इसके अंदर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस का लेवल जैसे कि पहले यहाँ पे बताया, अभी जिस हिसाब से मूव देखने को मिल रहा है तो स्टॉप लॉस का लेवल यहाँ पे हम रिवाइज कर सकते हैं। 5550 के लेवल्स के पास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 6050 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया मूवमेंट मार्केट के अंदर वापस से जनरेट हुआ है। करीब 300 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ अब निफ्टी बैंक पर डेज हाई पे है 50,440, यानी कि जो ओपनिंग के लेवल इसने दिखाए थे ना, एग्जैक्टली उस लेवल को वापस रीगेन कर लिया। पहले थोड़ा नीचे गया लेकिन ओपनिंग के लेवल अब रीगेन हो गए वापस। ब्रेकआउट होगा तो और अच्छा चलेगा। 50-500 का बड़ा ब्रेकआउट है और एक काफ़ी समय से ड्यू था, होगा तो और मूवमेंट दिखाएगा। एचडीएफसी, रिलायंस दोनों हरे निशान में खड़े हुए हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, एचयूएल जैसे शेयर्स में भी कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं दिख रही है।
जब मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स भी बढ़िया चलते हैं। आज आप देख रहे होगे परसेंटेज गेन में भी एक बार दिखाओ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी, और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी दिखाओ। वेरी गुड, ये करीब 0.2% ऊपर है। इसी तरह से मिड कैप का इंडेक्स भी आप दिखा सकते थे 67 और 59। आज बड़े शेयरों में कॉम्बिनेशन थोड़ा टाइट है, बट एडवांस डिक्लाइन की रेशियो एनएससी बीएससी की काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब जब कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर आता है तो पैसा चेस करता है हाई बीटा काउंटर्स को, मिड कैप में जाएगा, है ना। लोग वापस से अपने उन शेयरों पे चले जाते हैं जहां पे उनके पास ज़्यादा मेजॉरिटी होल्डिंग्स होती है, और लार्ज कैप की होल्डिंग्स टिपिकली सबके पास कम होती है। रिटेलर्स की फर्स्ट चॉइस मिड कैप होती है, तो इसलिए आप मिड कैप का या आएंगे पार्टिसिपेशन आप दिख रहे होंगे। 300 पॉइंट की बढ़त अब आपको दिख चुकी है। और मैं आपको बताऊं, इस पूरी स्क्रीन पर अगर आप मेरे से पूछेंगे सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या दिखती है, तो मैं बोलूँगा विक्स। वो एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हो गया है 14 के आसपास, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और आपको जैसे कहते हैं ना, आप वैसे पिक्चर इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, एक फाटक लगा हुआ, एक बैरिकेटिंग हुई हो, वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा हो और वह आपका बैरिकेटिंग हटा दे, तो आप सबसे ज़्यादा थैंक यू उस बैरिकेड हटाने वाले पुलिस वाले को कहेंगे, क्योंकि वो आपको आगे दौड़ने का उसने पूरा रास्ता दे दिया। गाड़ी तो आप ही चलाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस बैरिकेटिंग हटाने वाले की है। तो एग्जैक्टली विक्स वही काम कर रहा है। ये आपको बैरिकेड हटा रहा है और कह रहा है आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे दौड़ो आप आगे आके, और ये चीज़ मार्केट के अंदर आपको विजिबल हो रही है। खैर एनी हाउ, ऑप्शंस का ट्रेड एक वेट कर रहा है आपके लिए, और हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ रहे हैं। नीलेश भाई बताइए, ऑप्शंस का ट्रेड लेके आइए, ऑप्शंस का चैंपियन। जी सर बताइए नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर ही फोकस करके चलने की सलाह होगी। आईटी स्पेस में काफी अच्छा मूव हमें आज देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी पे फोकस करके चले तो इन्फोसिस एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसने अपने 50 डीएमए को आज ब्रेक किया है और सेटअप काफी अच्छा है। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 1940 से 1950 तक का। इसीलिए यहाँ पे 1920 का कॉल ऑप्शन 35-36 के रेंज में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 24 रुपए के स्टॉप लॉस इजी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 45 रुपए और 58 रुपए के दो टारगेट्स होंगे। इसके लॉट साइज को ध्यान में रखिए जो कि 400 का है। पर लॉट अप्रोक्सीमेट रिस्क यहाँ पे 4400 का है एंड पर लॉट अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड यहाँ पे 9200 रुपीज के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल आईटी स्पेस में से इन्फोसिस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पे कॉल ऑप्शन 1920 का खरीदने की सलाह होगी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है मार्केट्स के अंदर जब आपको बैंक्स और आईटी का कॉम्बिनेशन बढ़िया मिले, और ये रेयर होते हैं। टिपिकली जब दोनों जुड़ जाए ना तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज शॉर्ट कवरिंग और इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। दोनों ही बाजार को ऊपर की तरफ खींचते हैं। और अभी आप देखो 1920 की स्ट्राइक दी गई है, कॉल दी गई है आपको निफ्टी की, और 35 से 36 रुपये का भाव, 24 का एसएल। और टारगेट क्या है इसका? टारगेट आपने गलत तो नहीं छाप दिया सर? लक्ष्य क्या है इसका नीलेश भाई? लक्ष्य बताना वापिस से। टारगेट बिल्कुल देखिए, दो टारगेट है यहाँ पे। पहला टारगेट 45 का है, दूसरा टारगेट 58 रुपए का है। ठीक है, 45 और 58 है टारगेट। ठीक करो बॉस, आपने वही प्राइस बाय के प्राइसेस टारगेट में छाप दिए। 45 और 48 का टारगेट है इसके अंदर, और रिस्क रिवॉर्ड रिमेन्स द सेम रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आप किसी थोड़ा टारगेट गलत लिखे गए थे, वो टारगेट अब ठीक हो गया। अभी प्लेट आपकी स्क्रीन पर वापस से छप के आ जाएगी। 35-36 रुपये में लेना है, 24 का एसएल होगा, और 45 से 55 रुपये तक के, आप 58 रुपये तक के टारगेट आपके पास है। इन्फोसिस की स्ट्राइक नोट करके रखेगा, लेवल सब कुछ आपकी स्क्रीन पर वापस आ गए, ठीक कर दिया हमने। 9000 4000 के कैलकुलेशन है। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। खैर मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके बढ़िया पोजीशंस बन रहे हैं। नीलेश जी एक बार जरा आप भी इन्फोसिस चेक करोगे? आप भी जरा इन्फोसिस या टीसीएस जरा दोनों चेक कर दो। आप भी जरा चेक करके बताओ। इन्फोसिस में लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर जो है उसमें ब्रेकआउट होगा 1950-2000 के पास, और वहां पे एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में करंट लेवल्स पे, और कंसोलिडेशन होना चाहिए ऐसा लगता है। ये मूव में लगता नहीं है कि 2000 क्रॉस हो सके, तो 1950-1980 का टारगेट होगा नियर टर्म में। ज्यादा अपसाइड नहीं है, ज्यादा डाउन साइड नहीं है करंट लेवल से, बट 2-4 हफ्ते बाद फिर से देख सकते हैं अगर ये सस्टेन करता है 1980 के। कुछ हद तक आप रेलवे काउंटर्स एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे। टीटागढ़ करीब 6%, IRCTC, RVNL, ये सब रेलवे के काउंटर फटाफट से दिखाते हो स्क्रीन पे, जितने मैं शेयर्स के नाम बोल रहा हूँ। RVNL, IRCTC, टीटागढ़, रेल विकास निगम, IRFC, सब दिखाओ। वापस से कुछ बाइंग आ रही है। ये बुझे
हुए, थोड़े डिप्रेस शेयर थे बजट के आसपास, बैक टू बैक 2-3 दिन टूटे भी, लेकिन अब क्योंकि कैटेगरी इनकी मिड कैप है, कॉन्फिडेंस आने से इनमें भी वैल्यू बाइंग होती है, वैल्यू हंटिंग होती है। ध्वनि, कोई भी रेलवे काउंटर्स चेक करोगे? 3-4 नाम मैं बोल देता हूँ। एक रेल विकास, RVNL, IRFC, IRCTC, तीनों देख लो आप, कोई अच्छा है तो बताना। बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे जैसे आप इसका जिक्र कर रहे थे, मैं इन्हीं काउंटर्स के चार्ट चेक कर रही थी। यहाँ पे डेफिनेटली इनके अंदर खरीदारी दिखने को मिल रही है, बट कन्विक्शन जो है वो अभी भी मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। IRCTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर की तरफ में 800 का लेवल पार करना। इसके बाद IRCTC के अंदर जो तेजी है वो आपको और कन्विंसिंगली ज्यादा बढ़त के साथ देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम RVNL का भी काउंटर चेक कर रहे हैं तो RVNL के अंदर भी यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे जो लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा काउंटर के लिए, तो 425 का लेवल बनता है जो RVNL के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑन द हायर साइड क्रॉस करना। तो कन्विक्शन डेफिनेटली बन रहा है, इसके अंदर बाइंग देखने को मिल रही है, पर इन काउंटर्स के अंदर अभी भी ऊपरी स्तरों पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली IRFC के अंदर भी 140 से लेके 142 का लेवल जो है वो यहाँ पे क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तीनों ही काउंटर्स के अंदर बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली है, बट ऊपरी लेवल्स पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं उनके बाद जो कन्विक्शन होती है वो यहाँ पे और स्ट्रांगली बनती हुई देखने को मिलेगी। IRFC को लेकर ये बाय की रिकमेंडेशन 1% के आसपास की तेजी IRFC में देख रही हैं। अच्छा, फाइनेंशियल को थोड़ा सा और ब्रॉड करें, ये तो चलिए रेलवे की फाइनेंसिंग आर्म है, बाकी NBFCs में भी तेजी हो, और जियो फाइनेंशियल में कल हम अच्छी तेजी देख रहे थे, आज 250 रुपये के ऊपर निकल गया है फिर से ये शेयर, 252 रुपये का आपको भाव दिखेगा। और जियो फाइनेंशियल हो गया, कुछ और स्टॉक्स, जोमेटो भी इसमें हो गया, ये ऐसी चर्चा है, ऐसी संभावना है कि आगे चल के निफ्टी में भी ये शामिल हो सकते हैं। जियो फाइनेंस पर एक जरा व्यू दीजिए नरेश जी। अच्छी स्ट्रेंथ लोअर लेवल से आ रही है, तेजी जारी रहेगी इसमें? फाइनेंशियल में करेक्शन भी काफी बड़ा हुआ है, 390 से लेकर 235 240 तक, और यही एक ट्रेडिंग रेंज हुआ करता था लिस्टिंग के बाद। तो यहाँ पे बाउंस बैक 280 तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में, डिप पे बाई होगा। और फटाफट लेते हैं IGL, फिर से हम देख रहे हैं कि बोनस इशू इसका आया था, भाव आधा हो गया था, 200 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, लेकिन आज अच्छी तेजी है IGL में। IGL MGL दोनों चल रहे हैं। IGL कैसा लग रहा है आपको नरेश जी? अगर IGL देखे तो ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक है, अभी बाउंस बैक और शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, बट जब तक ये 220-25 के ऊपर नहीं जाता जो लास्ट टॉप था, तो वो एक रेजिस्टेंस होगा। तो यहां से एक बाउंस बैक 215-20 तक आ सकता है। ठीक है, 215-220 तक एक बाउंस बैक आ सकता है। नरेश जी, टाटा मोटर्स जरा चेक करके बताइए, काफी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, आप बीट इन डाउन काउंटर है लेकिन 2 दिनों से अच्छी स्ट्रेंथ है, आप कब खरीदने की सलाह देंगे इसको? यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है कि जहां पे आप स्टॉप लॉस रखे 710 का और बाउंस बैक टारगेट रखे 770 तक का हो सकता है। काफी गिरा है स्टॉक, और जो लास्ट लो था 710 का, उसके नीचे जो ब्रेकडाउन आया उसमें फॉलो अप सेलिंग जोरदार नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है नियर टर्म में, और एक नया रेंज फॉर्म होगा 700 से लेके 770-780 तक का। ठीक है, एक शेयर माइक्रो फाइनेंस स्पेस है, आप जरा ध्वनि चेक कीजिए, वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, 1000 रुपए के ऊपर जाकर थोड़ा मजबूत हो रहा है। आपको इसका चार्ट कैसा लग रहा है और क्या टारगेट्स आप सुझाएंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभिषेक जी इसके अंदर जो चार्टिकल स्ट्रक्चर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो 30 मिनट्स पे बेस फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है करीब 995 के लेवल्स के पास, और वहां से इसके अंदर जो बाउंस है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये तेजी बनी रहेगी ऊपर की तरफ। 1088 1090 के लेवल्स तक का इसके अंदर जो मोमेंटम है वो ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आप लेवल जो नीचे ध्यान में रखेंगे वो रहेगा 996 का लेवल। ये आपके लिए सलाह क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में। प्राज इंडस्ट्रीज ने साल की शुरुआत की थी 850 रुपए के भाव के आसपास, लेकिन काफी ज्यादा इसमें सेलिंग आई। कल मैनेजमेंट चेंज की भी खबर आ रही थी कि इसमें नए MD और CEO आ रहे हैं। ये शुगर सेक्टर की मशीनरी बनाने का काम करती है कंपनी ये, और कल इसमें नए MD और CEO का ऐलान हुआ था, जो कि बहुत ही रिच एक्सपीरियंस लेकर आए हुए हैं। आज तेजी आ रही, कल तो ये सुस्त था शेयर। नरेश जी, प्राज इंडस्ट्रीज क्या बाइंग इसमें करनी है या फिर अवॉइड करें? यहाँ पे भी बाउंस बैक ट्रेड है, बट थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि करेक्शन अभी रिसेंटली आया है, बाकी मार्केट्स के साथ नहीं आया था। तो यहाँ पे
अवॉइड करूंगा, साइडवेज होना चाहिए, पहले बेस बनना चाहिए, फिर एक बाउंस बैक ज्यादा अच्छा हो। अभी इसको अवॉइड कीजिए। एक और शेयर जरा सीमेंट स्पेस से जरा चेक करते हैं, इंडिया सीमेंट्स का। आज हम इसमें देख रहे हैं कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, लेकिन फिर से शेयर ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। इंडिया सीमेंट वैसे एक हाल फिलहाल अगर हम हफ्ते भर की बात करें रेंज में रहा है। ध्वनि, कोई एक्साइटमेंट आपको लग रही है चार्ट में? अभिषेक जी, यहाँ पे डेफिनेटली बेस फॉर्मेशन जो है वो 260 के लेवल्स के पास इसके अंदर देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे ऊपर की तरफ में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टॉक के लिए क्रॉस करना, जो लेवल रहेगा 290 से लेके 295 का लेवल। इन लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो इसके अंदर एक बाउंस ट्रेड जो है वो कन्विक्शन के साथ देखने को मिल सकता है 325 के लेवल्स तक। बट हाल फिलहाल में इसको वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक जो है वो साइडवेज हो चुका है और इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 260 से लेके 290 की रेंज के अंदर। इसका ब्रेकआउट आने पे यहाँ पे कोई भी एक ट्रेड बना सकते हैं। इंडिया सीमेंट को लेकर ये व्यू। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज अच्छी स्ट्रेंथ है, कल भी इसमें बाइंग आ रही थी। हालांकि हफ्ते 10 दिन पहले इसके नतीजे आए थे, नतीजे कोई एक्साइटमेंट वहां से आई नहीं थी, लेकिन बाइंग आ रही है। ट्रस्ट करें इस तेजी पर नरेश जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की? थोड़ा अवॉइडेबल होगा क्योंकि कल ऑलरेडी बाउंस हो चुका है थोड़ा बहुत, और ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक है। तो यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड मूव पहले बनना चाहिए, जहां पे 440 450 का बेस बने, 500 का एक ऊपर में रेजिस्टेंस आए, फिर बेस फॉर्मेशन के बाद देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर 4% के रिटर्न्स इस वक्त जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई पोजीशंस लेने की फिलहाल इस वक्त राय नहीं बन रही है। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट, डॉलर रुपी और साथ ही क्रूड कच्चे तेल की चाल पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। ईरान पर अमेरिका की सख्ती की आशंका से कच्चे तेल को सपोर्ट मिला है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, दाम $76 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करते हुए, वहीं डॉलर में कमजोरी और ट्रेड वॉर से रिकॉर्ड स्तर के पास बुलियन मार्केट पहुंचता हुआ, तो सोने चांदी की चाल में लगातार चमक बढ़ रही है। और कच्चे तेल की चाल जो है, ब्रेंट क्रूड के दाम जो है $76 बैरल के आसपास ट्रेड करते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पेंट स्टॉक, सीमेंट कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। कच्चे तेल की चाल का एक इम्पैक्ट वहां पर बिल्कुल पड़ता हुआ दिखता है, अमूमन दिखता है। और गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट ओएमसीज पर आई है, जिस पर नजर और गौर करना चाहूंगी। अपग्रेड किया इन्होंने एचपीसीएल, बीपीसीएल पर न्यूट्रल रेटिंग से खरीदारी की राय दी है दोनों ही स्टॉक्स पर। और आईओसी जिसमें बिकवाली की राय थी, वहां से न्यूट्रल राय। सो पॉजिटिव एक रिपोर्ट गोल्डमैन की तरफ से ओएमसीज पर आती हुई नजर आ रही है। टारगेट्स की अगर बात करें, एचपीसीएल जहां 370 के टारगेट्स वो सुझा रहे थे, 400 के टारगेट्स अब बता रहे हैं। वहीं बीपीसीएल में 370 के टारगेट्स जो थे, टारगेट कट जरूर किए हैं, लेकिन अब भी खरीदारी की राय। और आईओसी में टारगेट्स बढ़ाए हैं, 110 के मानकर चल रहे हैं। सो क्लियरली ओएमसीज को लेकर कन्विक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। ध्वनि, एक राय ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर भी आपसे जानना चाहेंगे। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो को भी इसमें हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के सत्र में हम देख रहे हैं एमआरपीएल के स्टॉक प्राइस में इस वक्त डे हाई 3% की तेजी है। चेन्नई पेट्रो में भी मोमेंटम देखने को मिला है और इस वक्त अगर आप देखें 2% की तेजी के साथ ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली है। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे डेफिनेटली इन काउंटर्स के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट जहां तक एमआरपीएल का सवाल है, इसके अंदर मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगी। और चेन्नई पेट्रो का भी काउंटर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो चेन्नई पेट्रो के अंदर भी एक बेस फॉर्मेशन डेफिनेटली देखने को मिल रही है 510 से लेके 515 की लेवल्स के बीच में। बट हाल फिलहाल में इसका जो ब्रेकआउट है वो ऊपरी स्तर पे आना चाहिए 560 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद। तो दोनों ही काउंटर्स में अंदर बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड जो है वो इन काउंटर्स के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी आईओसी का भी काउंटर देखते हैं, तो आईओसी के काउंटर में भी डेफिनेटली बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो उनको होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ 120 का इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना रहेगा। फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे 135 के लेवल्स के ऊपर बनाई जा सकती है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको यहाँ पे होल्ड करके रखे। ऊपरी तरफ 135 तक का मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा।
ओवरऑल टेक ऑयल मार्केटिंग ऑयल रिफाइनर्स पर ये आपके लिए। इस बीच नरेश जी, जियो फाइनेंस पर भी एक राय आपसे जानना चाहेंगे। एट डे हाई करीब 4% की तेजी, 253 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। पिछले एक महीने में काफी वॉलेटाइल मूव्स रहे हैं, ज्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया ये स्टॉक, लेकिन ब्रोकरेजेस की माने तो दमखम रखता है 400 के लेवल्स भी देखने का। 253 के लेवल्स पर जियो फाइनेंस में आज की तेजी पर राय क्या होगी? तो बाउंस बैक है। लास्ट 4 दिन का जो एक जोन बना था जो 230 34 235 डाउन साइड में था और ऊपर में 245 था, वो ब्रेक हुआ है। ओवरऑल तेजी 280 तक जा सकती है, बट करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं होगा। अगर इंटरडे डिप में 248 तक आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 243 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 3.5% के